यू शियाओगांग ने बीबी डोंग को एक जोक सुनाया, लेकिन वो हंसी नहीं, और मैं जो बिस्तर के नीचे छिपा था खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि 6 साल पहले बीबी डोंग ने मुझे गोद लिया था। मुझे लगा था कि मैं तांग san को दबाऊंगा और यू शियाओगांग को लात मारूंगा, लेकिन आज एक वुन अवेकनिंग ने माँ बेटे को दुश्मन बना दिया। मैंने ट्विन मार्शल सोल के साथ इनेट फुल सोल पावर अवेक की, लेकिन मेरा दूसरा वुन था एंजल सोल। ये एंजल सोल तो कियान परिवार का गॉड गिफ्टेड वुन है, जो सिर्फ उनके खानदान में मिलता है। जब बीबी डोंग ने मेरा दूसरा वुन देखा, उसका चेहरा झट से बिगड़ गया। हैरानी और खुशी दोनों गायब हो गई। उसकी जगह आया गुस्सा, घिन और नफरत। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़कर कातिलाना हो गया। क्यों? मेरा दूसरा वुन सिक्स विंग्ड एंजल क्यों है? बीबी डोंग का मुझ पर प्यार उसी पल खत्म हो गया और उसके दिल में किलिंग इंटेंट उमड़ पड़ी। वो एंजल खानदान को मिटाना चाहती है। एंजल सोल वालों को सबको मरना होगा। पहले सबने मेरा पहला वुन देखा, शी-हुन स्पाइडर एम्परर, और सोचा कि दूसरा डेथ स्पाइडर एम्परर होगा, लेकिन अब सबकी आंखें फटी रह गईं। स्पाइडर एम्परर के साथ सिक्स विंग्ड एंजल कियान दाओलियू वहीं जम गए। वो तो इस अवेकनिंग से मेरी असलियत जानना चाहते थे। कियान दाओलियू इस सेरेमनी से मेरा राज जानना चाहते थे, लेकिन ये बात उनके खुद के सिर पर पड़ गई। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगे, क्या ये बच्चा कहीं मेरा अपना पोता तो नहीं है? और पास में खड़ी शुए किंघे बनी कियान रेन शुए भी दंग रह गई। उसे पहले शक था कि मैं बीबी डोंग का किसी बाहरी आदमी से पैदा बच्चा हूँ, लेकिन वुन झूठ नहीं बोलता। ये तो साफ उसका अपना छोटा भाई है। सिर्फ मुझे, जिसने ट्विन सोल अवेक किया, कोई खुशी नहीं थी। मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई, क्योंकि मैंने ऊपर वाले मंच से आती किलिंग इंटेंट साफ पकड़ ली थी। मैं सोचने लगा, अब किस पोजीशन में माफी मांगू? ये बूढ़ी मादा स्पाइडर जिसने मुझे इतने साल पाला है, कहीं वो मुझे भी वैसे ही ना निगल जाए जैसे उसने उस जमाने में कियान शुंजी को निगल लिया था। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा और मेरी हरी नीली आंखें सीधा बीबी डोंग की उन बर्फ जैसी ठंडी आंखों से टकरा गईं, जो किलिंग इंटेंट से भरी थी। वो नजर साफ बोल रही थी, तेरी मौत पक्की। मेरा दिल धड़क गया। मैंने झट से सिर नीचा किया और अवेकनिंग स्टेज से उतर गया। मुझे जरा भी खुशी नहीं थी और अवेकनिंग सेरेमनी औपचारिक रूप से खत्म हो गई। हर ताकत के नुमाइंदे के दिल में मिलीजुली भावनाएं थीं। वुन हॉल को एक और ट्विन सोल जीनियस मिल गया। कुछ दशकों में उसके पास 2 ट्विन सोल टाइटल डोलुओ होंगे। कई लोगों ने मुझे खत्म करने की सोची, लेकिन ये वुन सिटी है, वुन हॉल का अड्डा। यहाँ तो टाइटल डोलुओ भी हाथ नहीं उठा सकता। कियान दाओलियू ने मेरी पीठ देखी, भौहें सिकोड़ी और बीबी डोंग के अंदर उठती किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कियान खानदान की सीधी औलाद ही सिक्स विंग्ड एंजल अवेक कर सकती है, तो ये बच्चा पक्का कियान खून का है। उन्होंने सोचा, इसे बीबी डोंग के हाथों नहीं छोड़ सकते। सुनहरी चमक में वो मंच से गायब हो गए और बीबी डोंग चुपचाप मेरे जाने की दिशा देखती रही। बीबी डोंग थोड़ी देर देखने के बाद मुड़ गई और बोली, जियानशु चलो, जल्दी पूरा कॉन्टिनेंट हिलने वाला था। निंग फेंगजी ने आ भरी, ट्विन मार्शल सोल और इनिट फुल सोल पावर, जब तक ये बच्चा जल्दी नहीं मरता, ये अपनी जनरेशन को दबा देगा और आगे चलकर पक्का वुन हॉल का पोप बनेगा। जियान डोलुओ ने मेरे जाने की दिशा देखी। उसके दिल में जलन हुई। ऐसा जीनियस हो तो वुन हॉल की चमक दशकों तक बनी रहेगी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन परिवार की सीट पर यू टियानहेंग और यू टियानशिन बैठे थे, जो मुझे अपना भविष्य का दुश्मन मानते थे, लेकिन वो दोनों देर तक कुछ नहीं बोले। ट्विन मार्शल सोल और इनेट फुल सोल पावर, ये तो मॉन्स्टर लेवल का जीनियस है। युलुओमियान ने दोनों हिम्मत हारे पोतों को देखा और गंभीरता से बोले, क्या इतनी सी बात से दिल टूट गया? याद रखो, तुम ड्रैगन हो, दुनिया का नंबर 1 बीस्ट वुन, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन, कभी किसी से आधा कदम पीछे नहीं रहा। इन शब्दों ने दोनों लड़कों की लड़ने की आग फिर से जला दी। यू टियानहेंग ने मुट्ठी भींचकर कहा, दूसरे दादा चिंता मत करो, ट्विन मार्शल सोल हो तो भी मैं नहीं डरता। मैं पूरे कॉन्टिनेंट को बता दूंगा कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन ही नंबर 1 वुहुन है। यू टियानशिन भी बोला, मैं अपने ड्रैगन पंजों से इसका नाम लिखूंगा। ट्विन सोल वाला भी मेरे आगे हारेगा। दोनों की आग वापस देखकर यू लुओमियान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। तो फिर मन लगाकर ट्रेनिंग करो। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं सप्लिकेंट हॉल जाकर कियान दाओलियू से पनाह लेने नहीं गया, उल्टा चुपचाप पोप का बेडरूम लौट आया। मैं बीबी डोंग की उन जानी पहचानी हाई हील की आवाज का इंतजार करने लगा। खामोशी में मेरा छोटा सा शरीर एकदम तन गया। बीबी डोंग बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आवाज ने अंदर आती रोशनी को रोक दिया था और उसकी गहरी परछाई ने मुझे ढक लिया। उसके अंदर से उमड़ती किलिंग ऑरा ने मेरे हाथ पैर जमा दिए। बीबी डोंग उस बच्चे को देख रही थी जिसे उसने इतने साल पाला था और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट उमड़ी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कियान खानदान की सीधी औलादी सिक्स विंग्ड एंजल अवेक कर सकती है और मेरा पहला वुहुन शीहुन स्पाइडर एम्परर है। वो जिंदगी भर सिर्फ कियान रेंशुए नाम के उस नाजायज बच्चे से नफरत करती आई थी। अब ये दोनों वुहुन एक साथ देखकर वो पक्का मान चुकी थी कि मैं उसका और कियान शुंजी का बच्चा हूँ।
उसने मुट्ठी भींची, झिझकी। इतने साल पाला है, कुत्ता पालो तो भी मोह हो जाता है, और ये बच्चा तो इतना समझदार है, उसका दिल जीतने वाला है। उसके ख्याल तोड़ते हुए मैंने नरम आवाज में पूछा, पोप महोदया, आपको क्या हुआ? बीबी डोंग ख्यालों से बाहर आई, उसकी प्लम रेड रोब मेरे ऊपर पड़ी। किलिंग इंटेंट थोड़ी कम हुई, लेकिन आवाज फिर भी ठंडी थी। बोली, शियाओ मान, क्या तू जानता है तेरे दूसरे वुहन का क्या मतलब है? मैंने सिर हिलाया और ऊपर देखकर बोला, नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको पसंद नहीं। पोप महोदया, प्लीज मेरा दूसरा वुहन रद्द कर दीजिए। बीडोंग चौंक गई, झुककर हैरानी से मुझे देखा और बोली, क्या तू जानता है ट्विन मार्शल सोल और इनेट फुल सोल पावर पूरे कॉन्टिनेंट की इकलौती किस्मत है? फिर क्यों रद्द करेगा? मेरी हरी आंखें ईमानदारी से चमकी और मैंने बचकानी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि आपको पसंद नहीं। आप खुश रहें, बस मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस एक बात ने बीबी डोंग के दिल को छू लिया और उसकी आंखों की किलिंग इंटेंट पूरी तरह गायब हो गई। ये बच्चा बेकार नहीं पाला। 10,000 में एक मिलने वाला टैलेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पसंद नहीं, वो उसे रद्द करने को तैयार है। वो जिंदगी भर एंजल खानदान से नफरत करती है। कियान रेनशुए को देखना भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन इस बच्चे पर उसे सच में प्यार आता है। बी डोंग ने कहा, सॉरी, अभी मैं भड़क गई थी। फिर वो झुकी, उसकी उंगलियां मेरे बालों पर धीरे से फिरी और नजरें नरम पड़ गईं। बोली, कुछ बातें अभी तुझे नहीं बता सकती, लेकिन याद रख, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा एंजल खानदान को मिटाना है। तू मुझे निराश मत करना। बीबी डोंग ने कहा, तेरे पास ट्विन मार्शल सोल है, टैलेंट टॉप है, लेकिन याद रख, पहले शी हुन स्पाइडर एम्परर को 9 रिंग्स तक साधना है, उसके बाद ही 6 विंग्ड एंजल पर रिंग लगाना, समझा? मैंने झट से सिर हिलाया, मुझे इसकी बारीकी अच्छी तरह समझ थी। बीबी डोंग ने मेरा समझदार चेहरा देखा और उसके दिमाग में एक प्लान बन चुका था। वो मुझे सबसे तेज तलवार बनाना चाहती थी, जो सीधा एंजल खानदान पर वार करे। बात खत्म होते ही बेडरूम के दरवाजे पर सुनहरी रोशनी गिरी। 84 लेवल का सोल डोलुओ, एंजल आर्मी का कमांडर कियान गुआंगयाओ उस रोशनी से बाहर निकला। उसने सुनहरा एंजल कवच पहना था, उसकी पीठ पर सफेद पंखों की जोड़ी खुली थी और उसके माथे पर एंजल का निशान था। कियान गुआंगयाओ के पीछे से रोशनी के पंख गिर रहे थे और उसने सामने आकर कहा, पोप महोदया, बड़े सप्लिकेंट इस बच्चे से मिलना चाहते हैं। बीडोंग ने ठंडी आवाज में कहा, निकल, कियान दाओलियो खुद आए। वो कियान दाओलियो की चाल अच्छी तरह समझती थी, वो तो बस उसके पाले हुए बच्चे को छीनकर सप्लिकेंट हॉल ले जाना चाहता था। बीबी डोंग ने सोचा, मेरा पाला हुआ बच्चा सप्लिकेंट हॉल जाकर खानदान से जुड़ने की बात बिल्कुल नामुमकिन। कियान गुआंगयाओ का चेहरा काला पड़ गया। वो तो सप्लिकेंट हॉल का आदमी था, पोप के अधीन नहीं। उसने सख्ती से जवाब दिया, ये बड़े सप्लिकेंट का हुक्म है। फित्सियान दाओलियो का नाम लेकर दबाव बनाया और बीबी डोंग की भौं में गुस्सा चढ़ गया। उसके पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स उठ खड़ी हुई। 93 लेवल की टाइटल डोलुओ प्रेशर पहाड़ की तरह गिरी और ठीक 9 लेवल नीचे वाले कियान गुआंगयाओ को सीधा जमीन पर पटक दिया। उसके पंख बेजान होकर जमीन पर घिसट रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बीबी डोंग ने ठंडे लहजे में कहा, मैं फिर कहती हूँ, कियान दाओलियो खुद आए। बीबी डोंग ऊपर से नीचे पड़े आदमी को देख रही थी। उसकी साड़ी और बाल सोल पावर की हवा में लहरा रहे थे, आंखों में ठंडी चमक थी, बिल्कुल जान मारने की ताकत रखने वाली रानी जैसी। अचानक उसकी प्रेशर हट गई और दरवाजे पर कियान दाओलियो का सुनहरा कद दिखा। उन्होंने जमीन पर पड़े कियान गुआंगयाओ को उठाया और बोले, उठ, सलाम कर। कियान गुआंगयाओ, पोप महोदया, मैं आ गया। कियान गुआंगयाओ जैसे सजा माफ होने पर राहत की सांस लेकर झट से वहां से हट गया। कियान दाओलियो की नजर बीबी डोंग के ऊपर से हटकर उसके पीछे खड़े मुझ पर पड़ी और उनकी आंखों में प्यार झलका। उन्होंने सोचा, अब तांगचेन की ताकत खत्म हो चुकी है और पोसाइशी दूर सी गॉड आइलैंड पर है, तो अब कियान दाओलियो ही पूरे कॉन्टिनेंट के असली नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट थे। भले ही वो 30 साल के दिखते थे, लेकिन असल में उनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। कियान दाओलियो ने कहा, पोप महोदया, इस बच्चे ने 6 विंग्ड एंजल अवेक किया है। ये मेरे कियान खानदान की औलाद है। इसे मुझे सप्लिकेंट हॉल ले जाकर खुद सिखाना चाहिए। कियान दाओलियो की आवाज शांत थी, लेकिन उनका इरादा बहुत पक्का था। 6 विंग्ड एंजल का इनहेरिटर उस बीबी डोंग के हाथ नहीं लगना चाहिए, जो एंजल खानदान से नफरत करती है। बीबी डोंग ठंडी हंसी हंसी बोली, बड़े सप्लिकेंट मजाक कर रहे हैं। ये बच्चा मैंने बाहर से उठाया था, पहले कभी नहीं आए, आज जैसे ही इसका टॉप वुहन अवेक हुआ, आ गए। बीबी डोंग ने कहा, कितना सोचा समझा प्लान है। कियान दाओलियो एक पल को रह गए,
क्योंकि वो सच में इन सालों से मुझ पर नजर रख रहे थे। वो सिर्फ इस अवेकनिंग से मेरी असलियत जानना चाहते थे। लेकिन निकला सिक्स विंग्ड एंजल। फिर उन्होंने नरम होकर मेरी तरफ देखा, प्यार भरी मुस्कान के साथ बोले, अगर ऐसा है तो बच्चा खुद चुने। कियान दाओलियो ने मुझसे कहा, मेरे साथ सप्लीकेंट हॉल चल, मैं तुझे अपना सीधा शिष्य बनाता हूँ और आगे चलकर तू मेरी बड़े सप्लीकेंट वाली पोजीशन पाएगा। बीबी डोंग का चेहरा काला पड़ गया। ये बूढ़ा तो मेरे सामने ही पारिवारिक दांव चल रहा है। लेकिन मैंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा दौड़कर बीबी डोंग को कसकर पकड़ लिया और कियान दाओलियो की तरफ सिर हिलाकर बोला, नहीं, मैं सिर्फ पोप महोदया के साथ रहूंगा, मैं आपका शिष्य बिल्कुल नहीं बनूंगा। कियान दाओलियो वहीं जम गए, क्योंकि ये बच्चा पीक डोलुओ की शागिर्दी और भविष्य के बड़े सप्लीकेंट का पद छोड़कर बीबी डोंग के पास रहना चुन रहा था। बीबी डोंग की आंखें मुस्कुराई, उसने मेरे बाल सहलाए। बीबी डोंग ने जानबूझकर कियान दाओलियो की तरफ देखा, हल्के मजाक में बोली, बड़े सप्लीकेंट ने देखा बच्चा मेरे साथ ही रहना चाहता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। कियान दाओलियो का चेहरा और गहरा हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा आज तो बच्चा नहीं जाएगा, कोई जल्दी नहीं, बच्चा तो वून हॉल में ही है, धीरे धीरे समझाया जा सकता है। कियान दाओलियो ने अपना गुस्सा दबाकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन ये बच्चा ट्विन मार्शल सोल और इनेट फुल सोल पावर वाला है, सेंटेस का पद तो इसी का हक है। क्या पोप महोदया को कोई ऐतराज है? बीबी डोंग ने दिल में ठंडी हंसी हंसी। ये बूढ़ा सेंटेस वाला पद देकर बच्चे को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन मुंह से प्यार से बोली। बीबी डोंग ने कहा, ये तो सोचने की बात भी नहीं, शियाओ मान का टैलेंट सेंटेस के पद के लायक ही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कियान दाओलियो ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर जाते जाते मुझसे प्यार से बोले, शियाओ मान, खाली वक्त में सप्लीकेंट हॉल जरूर आना, दादा का इंतजार रहेगा। इतना कहकर सुनहरी चमक में वो गायब हो गए। बीबी डोंग झुककर मेरे बचकाने चेहरे को देखने लगी, उसके दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। अच्छा हुआ ये बच्चा उसने बाहर से उठाया था, ये उसका और कियान शुंजी का नाजायज बच्चा नहीं था। मैंने उसका रंग देखा और अपनी पतली बाहें उसकी गर्दन में डालकर नरम लेकिन पक्की आवाज में बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा, मैं कभी सप्लीकेंट हॉल नहीं जाऊंगा। बीबी डोंग का दिल एकदम नरम पड़ गया, उसने मेरे बाल खुजलाए और उसकी भौहें भी प्यार से खिल गईं। दूसरी तरफ हर ताकत में मातम छा गया। पिछला ट्विन मार्शल सोल वाला आज का पोप बना और इस जनरेशन का ट्विन मार्शल सोल वाला भविष्य का सेंटेस है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वुहुन हॉल की रफ्तार कोई नहीं रोक पाएगा। जब सेंटेंस बनाने का हुक्म आया, मेरे कानों में सिस्टम का टास्क नोटिफिकेशन बजा। सिस्टम ने बताया, पोप की उम्मीद वाला टास्क पूरा हुआ, पोप की फेवर स्कोर बढ़ गई और मुझे 10 साल वाली ड्रॉ टिकट मिली। उधर बेडरूम में बीबी डोंग सोफे पर तिरछी लेटी थी, उसकी लंबी टांगें आपस में जुड़ी थीं। चांदी गुलाबी हाई हील का अंगूठा हल्के से हिल रहा था। वो आज बिल्कुल अलग लग रही थी, बड़ी नरम और आलसी। बोली, शियाओ मान। बीबी डोंग ने कहा, मैंने पहले कहा था ना, अगर तू अवेकनिंग सेरेमनी में सबको पीछे छोड़ दे तो मैं तेरी एक बात मानूंगी। बोल, क्या चाहिए? मैंने सोचा और सिर उठाकर बोला, पोप महोदया, मैं आपका वुहुन अटैच होना देखना चाहता हूँ। बीबी डोंग एक पल को रह गई, उसके चेहरे पर थोड़ी मुश्किल आ गई। बी डोंग ने सोचा, कोई और बात होती तो वो झिझकती नहीं, लेकिन वुहुन अटैच होने के बाद उसका इंसानी चेहरा और स्पाइडर बॉडी वाला रूप बहुत खौफनाक लगता है। उसे डर था कि मुझे डर ना लग जाए, इसलिए वो शायद ही कभी सामने दिखाती थी। उसने पूछा, कुछ और मांग ले, जैसे सोल बोन जो 10,000 सोने से भी नहीं मिलती। मैं उसके पास जाकर उसकी टांग पकड़कर झूलने लगा। मैंने जिद करके कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपका वुहुन अटैच होना देखना चाहता हूँ। मेरी नरम जिद के आगे बीबी डोंग ने हार मान ली। हाँ भरकर बोली, ठीक है, सिर्फ इस बार। मेरी आंखें चमक गईं, मैंने झट से सिर हिलाया। बीबी डोंग खड़ी हुई, उसके पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स उठी और एक जबरदस्त ताकत फैल गई। वो ताकत फैलते ही हवा भी जम सी गई। पर्पल रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और जब रोशनी हटी तो सामने आधी इंसान आधी स्पाइडर वाली शक्ल खड़ी थी। उसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा था, खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी खतरनाक चमक थी और माथे पर काले लाल रंग के सींग निकले हुए थे। उसकी दोनों आंखें खून की तरह लाल थीं, बाहें और सीना काले लाल रंग के चमकदार कवच से ढके थे। कमर पर भी सुरक्षा के लिए प्लेट्स लगी थीं। बस बीच में सफेद सा पेट दिखता था और नीचे का हिस्सा विशाल काले लाल स्पाइडर का शरीर था। 8 टांगे जिन पर जहरीले कांटे लगे थे। वो टांगे चाकू जितनी तेज थी। कमर के पास लगे लाल रत्न स्पाइडर की आंखों जैसे दिखते थे। रूप खतरनाक और खूबसूरत दोनों था। कोई और इस रूप को देखकर डर से बेहोश हो जाता, लेकिन मेरी नजर में ये रूप डरावना नहीं बल्कि एक अजीब सी खूबसूरती लिए हुए था। सोचने वाली बात है, दुनिया की नंबर 1 खूबसूरत औरत कहलाने वाली वुहुन हॉल की पोप, उसका वुहुन अटैच रूप ऐसा होगा, किसी ने सोचा नहीं था। मेरे मुंह से निकला, कितनी खूबसूरत। बीबी डोंग एक पल को रह गई,
झुककर मेरी तरफ देखा, आंखों में यकीन नहीं था। बीबी डोंग ने पूछा, क्या तुझे सच में लगता है ये रूप खूबसूरत है? वो खुद भी शायद ही यकीन कर पा रही थी, क्योंकि इतनी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके वुहन अटैक रूप को खूबसूरत कहा था। मैंने जोर से सिर हिलाया। आधी इंसान वाला वो रूप दूसरों को खौफनाक लगता था, लेकिन मेरी नजर में उसमें एक अलग ही सुंदरता थी। मैंने कहा, पोप महोदया, आप चाहे जैसी भी दिखें, मेरी नजर में आप हमेशा सबसे खूबसूरत हो। ये बात सुनकर बीबी डोंग का दिल भर आया। ये बच्चा सच में बोलना जानता है। और फिर मैंने उस जहरीले कांटों वाली स्पाइडर टांग की तरफ बढ़कर उसे छूने की कोशिश की। बीबी डोंग डर गई और झट से टांग हटा ली। बीबी डोंग ने झट से स्पाइडर टांग हटा ली, बोली, शियाओमान मत छू, उसके कांटों पर जहर था, सोल डोलुओ भी जख्मी हो जाता। तू तो अभी अभी वुहन अवेक किया बच्चा है। मुझे उदास देखकर उसने हल्की आह भरी, टांग के कांटे वापस खींच लिए, सख्त सतह चिकनी और नरम कर दी। बीबी डोंग ने कहा, ध्यान रखना हाथ ना फिसले। फिर उसने स्पाइडर टांग मेरे सामने बढ़ा दी। मेरी आंखें चमक गईं। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर टांग छुई। उसके नीचे से हल्की सी कपकंपी गुजरी, बारीक रोएं थीं। छूने में अजीब सा मजा आ रहा था। मैं तो छूता ही रह गया। बीबी डोंग ने शर्माते हुए कहा, बदमाश, अब तो छू लिया। बी डोंग का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था, आवाज भी कसी हुई लग रही थी। मैं हंसकर बोला, हे पोप महोदया की टांग तो कितना भी छुओ कम ही लगती है। लाल चेहरे वाली बीबी डोंग को देखकर मैं मासूमियत से हंसा, फिर समझदारी से हाथ हटा लिया। बीबी डोंग ने हल्की फटकार लगाई, बस कर, और सोचा, अगर तू और छूता रहा तो कहीं कांटे ना निकल आए, तुझे चोट लग जाए। पर्पल रोशनी चमकी। बीबी डोंग ने अपना वुहन वापस बुला लिया। पिंक पर्पल टाइट पैंट में उसकी लंबी टांगे जमीन पर उतरी और वो फिर से वही शानदार सुंदर पोप बन गई। वो सोफे पर बैठकर एक टांग दूसरी पर चढ़ाकर हिलाने लगी। मेरी नजरें उसकी टांगों पर ही अटक गईं। मैंने झट से अपना मन काबू में किया। सोचा, अभी अभी छू लिया है, जल्दी क्या है, रात को मौका मिलेगा। तभी बीबी डोंग बोली, शियाओमान, तू इनेट फुल सोल पावर वाला है, सीधा अपना पहला सोल रिंग ले सकता है। मैं परसों तुझे वुहन सिटी के बाहर वाले सोल बीस्ट फॉरेस्ट ले चलूंगी। फिर उसने देखा कि मेरी नजरें अब भी उसकी टांगों पर हैं। अगर कोई और इस तरह बेशर्मी से उसे घूरता तो बीबी डोंग एक थप्पड़ में उसे खत्म कर देती, लेकिन मैं उसका अपना पाला हुआ बच्चा था। ये चिपकू रवैया उसकी नजर में प्यार भरा भरोसा था। वो मुझे खुशी खुशी बिगाड़ती रही, बस मुझे अपनी सबसे अहम ताकत बनाना चाहती थी। और मेरे कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी। टास्क ट्रिगर हुआ, पहला सोल रिंग वाला टास्क। सिस्टम ने बताया, बीबी डोंग की मदद से पहला सोल रिंग लेना है और उसकी क्वालिटी 500 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मेरे दिमाग में बीबी डोंग के बालों की हल्की खुशबू भरी थी। मैंने मन ही मन सिस्टम को हुक्म दिया, 10 साल वाली ड्रॉ इस्तेमाल करो। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, ड्रॉ खत्म, बधाई हो, मिला किंग ऑफ ट्रेजर्स की चाबी। वो सुनहरी शानदार बड़ी चाबी मेरे सामने घूम रही थी। उस पर सुनहरी रोशनी बह रही थी, बड़ी रॉयल आभा थी, जैसे उसे पकड़ते ही दुनिया की सारी दौलत हाथ लग जाए। मेरी आंखें चमक गईं। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये तो किंग ऑफ ट्रेजर्स से जुड़ी चाबी है। मैंने झट से आइटम की जानकारी खोली। सिस्टम ने बताया, ये सुनहरे शहर को खोलने वाली तलवार जैसी चाबी है, जो स्पेस को जोड़ती है और तू बॉक्स से जब चाहे खजाना निकाल सकता है। अंदर अनगिनत सोना चांदी है, लेकिन पहले से रखे हथियार नहीं है, उन्हें खुद जमा करना होगा। साथ में एक खास स्किल है गोल्डन लक, जिससे जुआ हमेशा जीतेगा और रास्ते में खजाना मिलेगा। सारी जानकारी पढ़कर मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैंने सोचा था हथियारों से भरा पूरा बॉक्स मिलेगा, लेकिन अंदर सिर्फ खत्म ना होने वाला सोना चांदी था, कोई हथियार नहीं। फिर भी इतनी दौलत से मैं पूरे देश से अमीर हो जाता, और ऊपर से किस्मत लाने वाली गोल्डन लक भी थी। सोना चांदी जवाहरात नीलम मूंगा ढेर के ढेर, जो भी पैसों से जुड़ी चीज थी वो खत्म ही नहीं होती थी। मैं बहुत संतुष्ट था। हथियार तो धीरे धीरे जमा हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये दौलत और खजाना खोलने वाला फंक्शन बहुत सारी मुश्किलें हल कर देगा। रात हो गई। पोप के बेडरूम में गुलाब की खुशबू वाली भाप भरी थी। बड़े सजावटी चंदन की स्क्रीन के पीछे से पानी की आवाज और फूलों की खुशबू आ रही थी। बीबी डोंग नहा चुकी थी। उसने शरीर सुखाकर स्क्रीन पर टंगी पिंक पर्पल स्लीपरवियर पहनी, जिसमें उसकी सफेद और परफेक्ट लंबी टांगे दिख रही थी। बीबी डोंग स्क्रीन के पीछे से निकली, नंगे पैर ठंडी जमीन पर चलकर कॉस्मेटिक टेबल के सामने बैठी और कंघी से अपने सोल पावर से सूखे बाल साधने लगी। शीशे में अपना खूबसूरत चेहरा देखकर उसे अचानक अजीब सा लगा। पोप बनने के बाद आसपास के लोग उससे सिर्फ डरते और इज्जत करते थे। सिर्फ मैं था जो बिना झिझक उससे चिपकता, उसकी कमर पकड़कर प्यार जताता था। दिन में वुहन अवेकनिंग के वक्त उसने मुझ पर किलिंग इंटेंट तक चला दी थी। ये सोचकर उसका दिल धड़क गया। ये बच्चा इतना समझदार है, जानते हुए भी कि उसे ट्विन सोल पसंद नहीं। खुद बोला कि वुहन रद्द करवा लेगा। यहाँ तक कि 99 लेवल वाले पीक डोलुओकियान दाओलियो के शिष्य बनने वाले ऑफर को भी उसने साफ मना कर दिया।
हर बात में उसका कहना मानता था और उसके बावजूद वो उस बच्चे को जख्मी करने वाली थी। उसने सोचा कहीं ये बच्चा दिल में दुखी तो नहीं हो गया। बाल साध कर वो मुझे दिलासा देने और कुछ कंपेंसेशन देने चल दी। मैं 4 साल की उम्र से साइड रूम में रहता था, सिर्फ उसकी इजाजत से ही मेन रूम में सो पाता था और कभी कभी आधी रात को चुपके से उसके बिस्तर पर जाकर सो जाता था। उस वक्त मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था। सिस्टम से पहले मिले लेकिन गोल्डन ड्रैगन ब्लड ना होने की वजह से इस्तेमाल ना हो पाने वाले गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, शैडो क्लोक, लाइटनिंग गॉड हैमर और रोज गोल्डन फ्रेग्रेंस जैसी चीजें देख रहा था। ये सारी चीजें मैंने किंग ऑफ ट्रेजर्स बॉक्स में डाल दी थी। बॉक्स का खजाना खोलने वाला फंक्शन हर चीज पर अपना निशान लगा देता था, जिससे ब्लड रेस्ट्रिक्शन वाले हथियार भी अंदर डालकर निकालने पर सीधा इस्तेमाल हो जाते थे। रिवर्स इफेक्ट का डर ही नहीं रहता। अब से कोई भी इस्तेमाल ना होने वाला हथियार मिले तो सीधा बॉक्स में डाल दूंगा। उसी वक्त गुलाब की उस जानी पहचानी ठंडी मीठी खुशबू नाक में आई। मैंने झट से बॉक्स बंद किया, बिस्तर से कूदा, छोटे छोटे कदमों से दौड़कर बीबी डोंग को पकड़ लिया। नहाकर आई वो फूलों जैसी खुशबू लिए हुए थी। उसकी नरम लंबी टांगे छूने में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने और कसकर पकड़ लिया। बीबी डोंग ने प्यार से कहा, ये तू छोटा बदमाश, और मेरे बाल सहलाते हुए मुझे बहुत देर तक पकड़े रहने दिया। जब मैंने हाथ छोड़ा तो मेरा चेहरा ऐसा था जैसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखकर वो हंस पड़ी। फिर वो बिस्तर के किनारे बैठकर मुझसे पूछने लगी। बीबी डोंग ने पूछा, शियाओ मान, आज अवेकनिंग सेरेमनी में मैंने तुझ पर ठंडी नजर डाली और किलिंग इंटेंट तक दिखाई, क्या तू मुझसे नाराज है? मुझे एक पल का झटका लगा। जब मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि मेरे दिल में जरूर दुख है। उसने सोचा, ये बच्चा ट्विन मार्शल सोल और इनेट फुल सोल पावर वाला है, इतना जबरदस्त टैलेंट। उम्मीद थी कि मैं उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और किलिंग इंटेंट तक दिखाई तो उसके दिल में जरूर चोट लगी होगी। बीबी डोंग अब भी इस बच्चे को अपनी सबसे तेज तलवार बनाना चाहती थी जो एंजल खानदान को मिटाए, इसलिए उसके और मेरे बीच दरार नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने झट से कहा, पोप महोदया, आपने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा, मैं आपको कैसे दोष दूं? मैंने सिर जोर से हिलाया। बी डोंग को लगा कि मैं डर की वजह से सच नहीं बोल रहा, तो उसने नरम आवाज में कहा, पहले तूने कहा था कि मेरा वुहुन अटैच होना देखना चाहता है, वो बात मत गिन। अब से जब चाहे देख सकता है, और मैं तुझे एक और मुनासिब रिक्वेस्ट मानती हूँ, बस तू बोल। मैंने सोच कर कहा, तो मैं आपको एक बार काट लूं। बीबी डोंग एक पल को रह गई। बच्चे की आंखों में बड़ी शरारत देखी। लगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो झट से हाँ कर दी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी मान गई। मैं खुशी से उसके पास सरक गया। गुलाब की खुशबू और उसकी अपनी ठंडी महक ने मुझे घेर लिया। मैं बीबी डोंग के कान के पास गया और बचकानी लेकिन शरारती आवाज में बोला, हे पोप महोदया, अब से आप सिर्फ मेरी हो, मैं किसी को आपको छीनने नहीं दूंगा। हे पोप महोदया, अब आपके ऊपर मेरा निशान लग गया है, आज से आप सिर्फ मेरी हैं। मेरी बचकानी लेकिन जबरदस्त आवाज कानों में गूंजी। मैंने कहा, आप सिर्फ मेरी हो, मैं किसी को आपको छीनने नहीं दूंगा। बी डोंग के चेहरे पर एक पल को अजीब सा भाव आया। उसने सोचा, ये बच्चा ऐसी बात कहने की हिम्मत करता है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे माथे पर टपकाया और मुस्कुराकर बोली, बेकार का बकवास मत कर, याद रख तेरा मालिक मैं हूँ। मैंने मुंह खोलकर उसकी बढ़ाई हुई उंगली मुंह में ले ली और दांतों से हल्का सा काटा। बी डोंग की उंगली हल्की सी कांपी और उस पर एक हल्का सा दांत का निशान पड़ गया। कोई और ऐसी हिम्मत करता तो उसका बुरा हाल होता, लेकिन मैं उसका खुद का पाला हुआ बच्चा था। उसकी नजर में ये सिर्फ बच्चों की शरारत थी। बी डोंग ने उंगली वापस खींची, उस पर बने दांत के निशान को देखा और गुस्सा होने की जगह उसे थोड़ी खुशी ही हुई। ये निशान साबित कर रहा था कि बच्चा उस पर कितना निर्भर है। उसने मुझे गले लगा लिया और कान के पास झुककर मोहक आवाज में बोला, सच में बहुत जिद्दी बच्चा है। बी डोंग ने कहा, अगर तू अच्छे से बात मानेगा तो मैं सिर्फ तेरी रहूंगी। मैं उसकी गोद में दुबक कर समझदारी से सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा और आप भी सिर्फ मेरी रहोगी। बी डोंग के दिल में संतोष था। उसने सोचा, ये बच्चा जितना मुझ पर निर्भर होगा उतना ही वफादार होगा। बी डोंग ने सोचा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो पक्का मेरे हाथ की सबसे तेज तलवार बनेगा और मेरे लिए पूरे कॉन्टिनेंट को हराकर एंजल खानदान को मिटा देगा। वक्त तेजी से बीत गया और जल्द ही बी डोंग मुझे पहला सोल रिंग दिलवाने ले चली। सुबह की धूप पर्दे के रास्ते से पोप के बेडरूम में आ रही थी। जमीन पर खूबसूरत परछाइयां बन रही थीं। वाइन रेड पतली स्लीप अवियर पहने बीबी डोंग करवट लेकर लेटी थी और नीचे अपनी गोद में सोए हुए मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। ये छोटा बदमाश रात को फिर चुपके से मेरे बिस्तर पर चढ़ आया। हर दिन ये हिम्मत और बढ़ती जा रही है। उसने सोचा, अब इसके लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैंने आंखें खोली
और सामने बीबी डोंग का चेहरा देखा। किसी अजीब सी धुन में मैंने सिर उठाया और उसके होठों पर हल्का सा किस कर दिया। उसकी नरम कोमल स्पर्श से मेरा मन नहीं हट रहा था। बीबी डोंग का शरीर एकदम अकड़ गया, उसकी लाल भूरी आंखें फटी रह गईं, वो पूरी तरह हैरान रह गई। बीबी डोंग मुझे धकेलना चाहती थी, लेकिन सोचा शायद ये बच्चा अभी नींद से उठा है, उसे होश नहीं है, इसलिए वो हिली नहीं, चुपचाप मेरे होश में आने का इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद मैंने मन मारकर पीछे हटा और नींद भरी आवाज में जम्हाई लेकर बोला, पोप महोदया, सुबह हो गई। बीबी डोंग होश में आई, हल्की सी हंसी और लाल चेहरे के साथ कुछ नहीं बोली। बी डोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से तैयार होने को कहा, वरना हंटिंग फॉरेस्ट की टाइमिंग निकल जाएगी। मैंने हाँ कहकर दौड़ते हुए साइड रूम में कपड़े बदलने चला गया। मेरी छोटी सी पीठ देखकर बीबी डोंग ने अपने होठ छुए। ये छोटा बदमाश दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है, इतनी छोटी उम्र में किस करने की हिम्मत। बीबी डोंग ने सोचा, अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या ही हाल होगा। आधे घंटे बाद मैं कपड़े बदलकर वापस आया और बीबी डोंग भी सिल्वर ग्रे लंबी ड्रेस में तैयार थी, बहुत शानदार लग रही थी। मैं आदर से उसके पास खड़ा हो गया। पोप होने के नाते वो बहुत बिजी रहती थी, भले ही वुहन हॉल का सेंटेस भी रिंग लेने जाए, वो सिर्फ यूए और गुई डोलुओ को भेजती, लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो खुद चली आई। बीबी डोंग ने हल्की आवाज में कहा, चलो, और बेडरूम से बाहर निकल गई। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। वुहन सिटी से 300 मील दूर एक विशाल सोल बीस्ट ब्रीडिंग फॉरेस्ट था, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और लोहे की जालियां थीं। बाहर भारी पहरा था, अंदर सोल मास्टर्स गश्त करते थे। फॉरेस्ट में ज्यादातर सोल बीस्ट 100 साल के थे, 1000 ईयर वाले बहुत दुर्लभ थे, 10,000 साल वाले की तो बात ही छोड़ दो। बीबी डोंग ने धीरे से समझाया, इधर उधर मत भटकना, इस जंगल में एक सोल बीस्ट हंटर है। मेरे दिल में पहला ख्याल आया ह्यूमन फेस स्पाइडर, लेकिन जल्द ही मैंने टाल दिया, क्योंकि ह्यूमन फेस स्पाइडर को एविल किलर कहते हैं, हंटर उससे अलग है। जंगल में घनी घास थी, सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी, ब्लू सिल्वर ग्रास चारों तरफ फैली थी। कभी कभी रूबी रैबिट झाड़ियों से निकलकर भेड़ियों से बचती हुई भागती थी और दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं। मैं बी डोंग के पीछे पीछे चलता हुआ अपने दिमाग में वुहन हॉल के टॉप लेवल सोल बीस्ट रिकॉर्ड पलटने लगा। मेरा वुहन शिहुन स्पाइडर एम्परर है, तो रिंग के लिए सबसे सही स्पाइडर टाइप का बीस्ट चुनना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा, पर्पल विंग स्पाइडर, डेथ स्पाइडर, इन मशहूर स्पाइडरों में से कोई भी हंटर नाम से मेल नहीं खाता। अचानक एक नाम दिमाग में आया, मेरी आंखों में सुनहरी चमक दौड़ी। क्या वो है? घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस। सामने चल रही बीबी डोंग अचानक रुक गई और मैं सोच में खोया हुआ उससे जा टकराया। मेरे गाल उसकी नरम पीठ पर लगे। मैंने झट से 2 कदम पीछे हट लिया। घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस इंसेक्ट टाइप का टॉप लेवल सोल बीस्ट है, जो बहुत दुर्लभ है। वुहन हॉल के रिकॉर्ड में भी बहुत कम लिखा है। बीबी डोंग का छठा सोल रिंग एक 10,000 साल के घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस से आया था, जिसने उसे 2 जबरदस्त स्किल्स दी। उनमें से एक है इग्नोरिंग फिजिकल डिफेंस वाली इटर्नल विंड और दूसरी है स्पेस को फाड़कर सब कुछ सोखने वाली स्पेस स्लैश। वुहन हॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, 5 साल पहले जब उस 10,000 साल के बीस्ट का शिकार किया गया तो यूए और गुई डोलुओ ने स्पेस सील करने वाला डोमेन इस्तेमाल किया था। बीबी डोंग ने चारों तरफ देखा। यहाँ की घास बाकी जगहों से ज्यादा घनी थी, लेकिन आसपास एक भी दूसरा सोल बीस्ट नजर नहीं आ रहा था। घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस अपने इलाके में किसी को जिंदा नहीं रहने देती, भले ही वो उसकी अपनी नस्ल का हो, उसे भी मारकर खा जाती है। ये मेंटिस बीबी डोंग ने खुद लगाई थी। ये वही 10,000 साल वाली घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस का बच्चा था, जिसे खास लोगों की निगरानी में पाला गया था और शुरू से ही मेरे पहले रिंग के लिए रखा गया था। उस वक्त बीबी डोंग को नहीं पता था कि मेरा वुहन क्या होगा, बस उसे लगा ये बीस्ट दुर्लभ है और उसकी स्किल जबरदस्त है, तो ब्रीडिंग फॉरेस्ट में रखने से किसी ना किसी दिन काम आएगी। मैंने मन में सोचा, बीबी डोंग ने सच में बहुत सोच समझकर प्लान बनाया है। उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और पेड़ से गिरता सूखा पत्ता आधे रास्ते में ही चुपचाप 2 टुकड़ों में बट गया। कठी इतना साफ था कि शीशे जैसा लग रहा था। उस तेजी का एहसास हवा में था और मेरी त्वचा पर हल्की सी चुभन महसूस हुई। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। बी डोंग ने धीरे से कहा, आ गया। कुछ दसियों मीटर दूर एक पूरी काली हरी विशाल मेंटिस चुपचाप दिखाई दी। उसकी ऊंचाई 2 मीटर थी, शक्ल आम मेंटिस जैसी, लेकिन पीठ पर 4 जोड़ी पारदर्शी पंख थे, जिन पर हरे बिंदु चमक रहे थे। उसके आसपास की हवा थोड़ी सी मुड़ रही थी, जिससे उसका शरीर कभी दिखता कभी गायब हो जाता, बिल्कुल भूत जैसा। सबसे खतरनाक थे उसके दोनों चाकू जैसे हाथ, जो चांद जैसे मुड़े हुए थे। बस एक नजर देखते ही आंखें कटने जैसा लगता था। और जब बीबी डोंग ने मेंटिस की पूंछ पर हल्के बैंगनी निशान देखे तो उसका चेहरा बदल गया। 1000 ईयर घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस, उसकी उम्र पूंछ के निशान से पहचानी जाती है। हल्का बैंगनी मतलब 1000 ईयर। बीबी डोंग की भौहें झुक गईं। उसने सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब उसने इसे लगाया था तो ये अभी बस अंडे से निकली थी। बीबी डोंग ने सोचा, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
वुहुन हॉल की ताकत से तेरे लिए दूसरा सही 100 साल का बीस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है, और ये मेंटिस आगे चलकर तेरे तीसरे सोल रिंग के लिए ठीक रहेगी। बीबी डोंग ने कहा, शियाओ मान, इसकी उम्र तेरी अब्सॉर्ब करने की सीमा से ज्यादा है, ये 1000 ईयर बीस्ट तेरे लिए सही नहीं है, चलो कोई और ढूंढते हैं। बीबी डोंग मुझे समझाने लगी, लेकिन मेरी नजरें अब भी उस घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस पर ही टिकी थीं। मैंने सोचा, मैंने 1 ईयर जेली खाई है और ट्विन मार्शल सोल अवेक किया है, मेरी बॉडी और सोल पावर आर्म सोल मास्टर से कहीं बेहतर है। और देखो, इसकी पूंछ के निशान की रंगत से लगता है कि ये अभी अभी 1000 ईयर बनी है, शायद कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं पोप महोदया, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस को घूरते हुए अपनी हरी नीली आंखों में लालसा लिए बीबी डोंग से रिक्वेस्ट की। उसे थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि असल में सोल मास्टर के लिए 1000 ईयर रिंग अब्सॉर्ब करना सपने जैसी बात है, भले ही मेरे पास ट्विन मार्शल सोल हो और बॉडी सिंगल सोल वाले से ताकतवर हो। फिर भी जबरदस्ती 1000 ईयर रिंग लेना बहुत रिस्की है। बीबी डोंग झिझक रही थी, तो मैं झट से आगे बढ़कर उसकी टांग पकड़कर जिद करने लगा। पोप महोदया, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पक्का ये 1000 ईयर रिंग अब्सॉर्ब कर लूंगा। बीबी डोंग फिर भी डरी हुई थी, क्योंकि 1000 ईयर रिंग में बहुत अनिश्चितता होती है, थोड़ी सी गलती से शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वुहुन हॉल में पहले भी कई सोल मास्टर्स ने अपनी सीमा से ज्यादा उम्र का रिंग लेने की कोशिश की और उनकी नसें फट गईं, कुछ तो फटकर मर भी गए। बीबी डोंग ने कहा, सोल मास्टर दुनिया में रिंग की उम्र की सीमा लोगों की जानों से बनी सीख है, खोखली बात नहीं है। 100 साल का रिंग कुछ दशक ज्यादा हो तो भी चल जाता है, लेकिन 1000 ईयर रिंग तेरे शरीर पर बहुत भारी पड़ेगा। चलो कोई और बीस्ट ढूंढते हैं। उसने बड़ी मेहनत से समझाया, लेकिन मैं अड़ गया था। मेरा टैलेंट ही ऐसा था कि मैं जरा सा भी नहीं डरा। मैंने सोचा, 93 लेवल वाली टाइटल डोलुओ के सामने ये छोटी सी 1000 ईयर बीस्ट क्या कर लेगी। बीबी डोंग ने आखिरकार हार मानकर कहा, ठीक है, लेकिन वादा कर, अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो तुरंत छोड़ देगा, समझा। मेरी जिद के आगे वो राजी हो गई और बार बार समझाती रही। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। बेबस पड़ी उस 1000 ईयर घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस को देखकर मैंने सोचा, किंग ऑफ ट्रेजर्स खोलकर गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसे मार दूं, लेकिन बीबी डोंग पास में थी, तो मैंने वो ख्याल छोड़ दिया और उसके हाथ से क्रॉसबो ले लिया। उसके बाण खास धातु के बने थे, वो बाण कवच तक भेद सकते थे। घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस जैसे कमजोर डिफेंस वाले बीस्ट के लिए तो और भी आसान। मैंने क्रॉसबो उठाया और सोचा, जानवर मरते वक्त पलट कर हमला कर सकता है, उसके वो चाकू जैसे हाथ मेरे लिए खतरनाक हैं। मैंने निशाना साधा और अपनी हरी नीली आंखें चमकाईं। मेरी बीशे सैन हुआ आंखों ने निशाने को पूरी तरह लॉक कर लिया। मैंने ट्रिगर दबाया और बाण काले तीर जैसा सीधा मेंटिस के सिर पर लगा। प्रेशर से दबी हुई घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस बच नहीं पाई। उसका तिकोना सिर बाण से बेध गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकतवर जिंदगी जल्दी ही खत्म हो गई और उसकी लाश के ऊपर हल्का बैंगनी सोल रिंग उभर आया। साथ में 2 छोटे लेकिन तेज धार वाले हरे काले रंग के आर्म सोल बोन्स भी नजर आए। बीबी डोंग चौंक कर चिल्लाई, सोल बोन। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी, क्योंकि 1000 ईयर बीस्ट से सोल बोन निकलना बहुत कम संभावना वाली बात है। मैं भी थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी समझ गया, मेरे पास गोल्डन लक है, किस्मत मेरा साथ देती है तो सोल बोन निकलना भी कोई हैरानी की बात नहीं। हल्का बैंगनी सोल रिंग खुद ब खुद मेरी तरफ तैरने लगा। बीबी डोंग ने फिर से सारी सावधानियां बताई और मैंने समझकर सिर हिलाया। मैंने कहा, समझ गया पोप महोदया। फिर मैं जमीन पर बैठ गया, सोल रिंग को अपने सामने खींचा और अपनी पीठ के पीछे शीहुन स्पाइडर एम्परर वुहुन की शक्ल दिखी। काली हरी मेंटिस की शक्ल कातिलाना थी, उसके हाथ साइथे जैसे तेज थे और हल्का बैंगनी रिंग मेरे शरीर को घेरकर धीरे धीरे पचने लगा। बीबी डोंग ने दोनों आर्म सोल बोन्स को अपने सोल डिवाइस में रख लिया और सोचा, तेरी किस्मत कमाल की है। फिर उसके दिल में ख्याल आया, ये तो एक जोड़ी वाला सोल बोन है। उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन मेरी तरफ देखकर फिर से चिंता भी दिखी, क्योंकि उस वक्त मेरे छोटे से शरीर में जलती हुई एनर्जी उठ रही थी। वो एनर्जी मेरे शरीर में बेरोक टोक दौड़ रही थी, जो 10 लेवल वाले सोल मास्टर की सीमा से कहीं ज्यादा थी। भले ही मेरी बॉडी 1 ईयर जेली से मजबूत हुई थी, फिर भी धीरे धीरे झेल नहीं पा रही थी। मेरे पांचों अंग आग की तरह जल रहे थे, नसों में सुइयां चुभ रही थीं, मेरा शरीर कांप रहा था और छोटा सा चेहरा दर्द से बिगड़ गया था। बीबी डोंग पास खड़ी होकर घबराई हुई देख रही थी। वो बीच में रोकना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं जबरदस्ती रोकने से और बुरा रिएक्शन होकर मेरी जान ना चली जाए। मुझे लग रहा था कि मैं एक भट्टी बन गया हूँ, जलती एनर्जी मुझे अंदर से जला रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर एनर्जी को रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। बिल्कुल खतरनाक वक्त पर मेरी आंखों से जबरदस्त स्पिरिट पावर और ठंडी ताकत फूटी। बीशे सैन हुआ आंखों की ताकत पूरी तरह जाग गई और उसने अदृश्य हाथों की तरह उस उपद्रवी एनर्जी को जोर से दबा दिया। जलती एनर्जी आधी से ज्यादा शांत हो गई और बीशे सैन हुआ आंखों ने उसका बोझ बांट लिया। बाकी बची हुई एनर्जी मैंने धीरे धीरे पचा ली। बाहर से देखो तो हल्का बैंगनी रिंग पूरी तरह मेरे शरीर में समा गया और मेरे शी हुन स्पाइडर एम्परर वुहुन के पास एक घूमता हुआ पर्पल सोल रिंग दिखने लगा।
जिसमें ठंडी चमक थी। बीबी डोंग को पल भर को झटका लगा, फिर उसका चेहरा खुशी से खिल गया। बीबी डोंग ने कहा, 10 लेवल की सोल पावर से 1000 ईयर रिंग अब्सॉर्ब करना दोलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है। तूने कर दिखाया। जलन शांत होते ही मेरा पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ और अटकी हुई सोल पावर तेजी से चढ़ने लगी। भले ही ज्यादातर एनर्जी बी शे सैन हुआ आंखों ने ले ली थी, फिर भी बाकी ने मेरी सोल पावर को 14 लेवल तक पहुंचा दिया। मैंने आंखें खोली। मेरी हरी नीली आंखों में रहस्यमयी चमक थी और आंखों की गहराई में 3 छोटे हरे फूल धीरे धीरे घूम रहे थे। ये बी शे सैन हुआ आंखें वुहुन अवेक होते वक्त से ही मेरे पास थीं, लेकिन रिंग की ज्यादातर एनर्जी सोखने के बाद ही इनमें दिव्य सी रोशनी आई। रोशनी की चमक के साथ आंखों के फूल गायब हो गए और पुतलियां पहले जैसी हो गईं। बीबी डोंग ने मेरी आंखों का अजीब बदलाव देखा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि सोल रिंग अब्सॉर्ब करने के बाद ऐसे बदलाव आम होते हैं। मैंने लंबी सांस ली। पूरा शरीर हल्का लग रहा था। 5 इंद्रियां तेज थीं, सोल पावर भरपूर थी, कोई बाधा नहीं थी। मेरा शरीर भी थोड़ा लंबा हो गया था, कपड़े हल्के टाइट लग रहे थे, त्वचा और भी नरम हो गई थी और हर हरकत में ताकत महसूस हो रही थी। बीबी डोंग ने प्यार और खुशी से पूछा, कैसा लग रहा है? पहला ही रिंग 1000 ईयर, ये तो वुहुन हॉल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीबी डोंग ने कहा, इनेट 20 लेवल वाला वो बच्चा भी अपना पहला रिंग सिर्फ 100 साल का ही ले पाया था, उससे कहीं ज्यादा है तूने। मैंने उठकर मुस्कुराते हुए कहा, पोप महोदया का शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपना पहला सोल स्किल बताया, घोस्ट ब्लेड किल। मैंने बताया, घोस्ट ब्लेड किल एक सिंगल टारगेट बफ टाइप अटैक स्किल है। इसे चलाने पर मेरी स्पीड 200% और अटैक पावर 100% बढ़ जाती है और मैं अपने लेवल के दुश्मनों का फिजिकल डिफेंस इग्नोर कर सकता हूँ। ये स्किल 5 सेकंड तक चलती है और हर रिंग बढ़ने पर 3 सेकंड और बढ़ जाती है। भले ही ये स्किल बीबी डोंग के उस 10,000 साल वाले घोस्ट ब्लेड प्रेइंग मेंटिस वाले रिंग से सरल है, लेकिन अपने लेवल में ये गॉड जैसी स्किल है। अकेला इग्नोर डिफेंस वाला फंक्शन ही साथी लेवल के सोल मास्टर्स को कुचलने के लिए काफी है। बीबी डोंग ने सिर हिलाकर तारीफ की। उसे पता था कि ये बीस्ट कितनी खतरनाक है और उसे मेरे लिए खुशी भी हुई। उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, बधाई हो, पहला सोल रिंग वाला टास्क पूरा हुआ, इनाम मिला, चीमिंग 9 हेवंस चार्ट का आफ्टर हेवन पार्ट। सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क गया। हम दोनों वुहुन हॉल लौट आए। मैं थक गया था, इसलिए सीधा साइड रूम में आराम करने चला गया। बीबी डोंग को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि 1000 ईयर रिंग अब्सॉर्ब करने से शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पर लेट गया और सिस्टम से चीमिंग 9 हेवंस चार्ट का आफ्टर हेवन पार्ट रिसीव करने लगा। जैसा मैंने सोचा था, ये मंग हुआंग जी की तीनों दुनियाओं वाले ब्रह्मांड की टॉप लेवल बॉडी ट्रेनिंग तकनीक है, लेकिन अभी सिर्फ पहले 3 स्टेज ही हैं जो आफ्टर हेवन स्टेज से मेल खाती हैं। मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन ये भी समझ आया, क्योंकि 1000 ईयर रिंग का इनाम इतना ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 10,000 साल का रिंग होता तो शायद पूरी तकनीक मिल जाती। अगर पूरी तकनीक होती तो मैं सोल पावर छोड़कर सीधा बॉडी ट्रेनिंग करता, लेकिन पहले 3 स्टेज भी इस स्टेज के लिए काफी हैं। मैंने कमरे में देखा, भौहें सिकोड़ी, क्योंकि यहाँ साधना करने पर इतना शोर होगा कि बीबी डोंग का ध्यान जाएगा और समझाना मुश्किल होगा। तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जब वुहुन अकादमी खुलेगी तो मैं सेंटेस होने के नाते वहां जाऊंगा और फिर मुझे अकेले साधना करने की जगह मिल जाएगी। मैं बिस्तर के सिरहाने टिककर अपने आगे के रास्ते का प्लान बनाने लगा। उधर शाम के वक्त बीबी डोंग खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। बीबी डोंग की लाल भूरी आंखें गहरी थीं। वो आसमान की जलती हुई लाल बादलों की तरफ देख रही थी। तभी उसके पीछे एक काली परछाई चुपचाप आ गई। गुई डोलुओ ने झुककर सलाम किया। बीबी डोंग मुड़ी, उसे थोड़ी देर घूरा, फिर धीरे से बोली, गुई एल्डर, मेरे लिए एक शख्स को ढूंढो। गुई डोलुओ ने हैरानी से पूछा, कौन? उसे अजीब लगा कि उसे एक टाइटल डोलुओ को इंसान ढूंढने भेजा जा रहा है। बीबी डोंग के मुंह से यू शियाओगांग नाम निकला और गुई डोलुओ का शरीर झटके से कांप गया। उसने अपनी हैरानी छिपाकर पूछा, क्या मुझे उसे पकड़कर लाना है? बीबी डोंग ने कहा, नहीं, बस उसका पता लगाकर मुझे बता देना। गुई डोलुओ हुक्म लेकर चला गया और मेरा 1000 ईयर रिंग लेने की खबर पूरे वुहुन सिटी में फैल गई, फिर पूरे कॉन्टिनेंट में। कि आंदावलियों ने खबर सुनकर फिर से मुझे ढूंढा और शिष्य बनाने की बात की, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया। वो निराश नहीं हुए, बस बोले, सप्लीकेंट हॉल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। सच कहूं तो मेरा दिल हिला जरूर, क्योंकि कियान दाओलियू कॉन्टिनेंट के नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जो सप्लीकेंट हॉल और एल्डर हॉल दोनों चलाते हैं। उनकी पहुंच बीबी डोंग से भी ज्यादा है। उनका शिष्य बनना मतलब वुहुन हॉल की टॉप ताकत पकड़ना है। लेकिन मेरा दिल फिर भी बीबी डोंग की तरफ ही झुकता था। कियान दाओलियू की बड़ी साइड लेने से ज्यादा मैं इस पोप के पास रहना चाहता था। इन 3 रातों से मैं हर रात चुपके से बीबी डोंग के बेडरूम में घुसकर उसकी गोद में सो जाता था। बीबी डोंग
हर बार डांटती जरूर थी, लेकिन कभी सच में गुस्सा नहीं होती थी। मेरा टैलेंट जितना दिखता था वो मुझ पर उतना ही प्यार करती थी। मुझे यकीन था हर रोज कोशिश करता रहा तो एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। उधर साइड रूम में काले पर्दे से बिस्तर ढका हुआ था। मैं पालथी मारकर ध्यान लगाता था, दुनिया की एनर्जी सोखकर सोल पावर बनाता था, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी थी। 3 दिन में बस थोड़ी सी सोल पावर बढ़ी। इस रफ्तार से 20 लेवल तक पहुंचने में पता नहीं कितने साल लग जाए। दौलुओ, दुनिया की सोल मास्टर ट्रेनिंग बहुत ही बेकार है। सिर्फ ध्यान से सोल पावर जमा करना बहुत कमजोर तरीका है। मैंने आंखें खोली, मुंह से फालतू हवा निकाली और तय किया जल्दी से बीबी डोंग से अलग रहने की बात कहूंगा, ताकि जल्दी से ची मिंग 9 हेवेंस चार्ट की साधना शुरू कर सकूं। बॉडी ट्रेनिंग की नींव ध्यान की साधना से कहीं ज्यादा पक्की होती है। जब बॉडी इतनी मजबूत हो जाए तो सिर्फ दवाइयों से भी टाइटल डोलुओ तक पहुंचा जा सकता है। मैंने किंग ऑफ ट्रेजर्स खोला, जिसमें 200 से ज्यादा बेहतरीन हथियार थे जो मैंने वुहुन हॉल के खजाने से चुने थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी हथियार में बदलने लायक नहीं था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से नौकरानी की आवाज आई, सेंटेस साहब, पोप महोदया आपको मीटिंग रूम में बुला रही हैं। मैंने जवाब दिया और जूते बदलकर नौकरानी के साथ मीटिंग रूम चला गया। नौकरानी ने बाहर बताया, पोप महोदया सेंटेस आ गए हैं। अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। अंदर से एक नरम लेकिन ऊंची आवाज आई जिसमें थोड़ा सा अभिमान भी था। मैं अंदर गया तो देखा बी डोंग ने पिंक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। पोप की भारी ड्रेस की जगह बहुत ज्यादा लड़कियों जैसी लग रही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, मेकअप बहुत खूबसूरत था और उसके गुलाबी होठों में एक अलग ही अदा थी। बीबी डोंग हाई हील पहनकर मेरी तरफ आई। उसकी हील की आवाज मेरे दिल पर पड़ रही थी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि वुहुन हॉल में वो हमेशा पोप वाली शानदार ड्रेस पहनती थी। आज अचानक ऐसी ड्रेस क्यों? बीबी डोंग ने कहा, शियाओ मान, मैंने तेरे लिए एक गुरु ढूंढा है। बीबी डोंग ने कहा, जब मिले तो उसका उतना ही सम्मान करना जितना मेरा करता है। मैंने मन में सोचा, जिस शख्स की इतनी इज्जत पोप करती है वो जरूर कोई छिपा हुआ ताकतवर सोल मास्टर होगा। शायद कियान दाओलिऊ बार बार शिष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीबी डोंग को डर है कि मैं हिल ना जाऊं और पहले से गुरु तय कर लिया। मैंने कहा, समझ गया पोप महोदया। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। भले ही मुझे ऐसा इंतजाम पसंद नहीं था, लेकिन बीबी डोंग की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। मन में सोचा, कियान दाओलिऊ को ये पता चलेगा तो गुस्से से उछल पड़ेंगे। 100 साल के बूढ़े को शांत रहना चाहिए। फिर हम दोनों क्लाउड रेड बीस्ट पर चढ़कर रवाना हुए। ये बीस्ट एक दिन में हजारों मील दौड़ता था। इस रफ्तार से वुहुन सिटी से हेवन डू सिटी पहुंचने में सिर्फ आधा साल लगेगा। उधर सप्लीकेंट हॉल के ऊपर कियान दाओलिऊ दूर जाते क्लाउड रेड बीस्ट को देखकर भौहें सिकोड़ रहे थे। उन्हें पता था कि बीबी डोंग ने गुई डोलो से यू शियाओगांग ढूंढने को कहा है। क्या वो बच्चे को यू शियाओगांग के पास ले जा रही है? वो आखिर क्या करना चाहती है? कियान दाओलिऊ खुद ज्यादा देर सप्लीकेंट हॉल छोड़कर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने किंग क्वान डोलुओ को बुलाया। बोले, मेहनत करनी पड़ेगी, चुपके से बीबी डोंग का पीछा कर देख वो बच्चे को कहाँ ले जा रही है। किंग क्वान डोलुओ ने हुक्म माना और हल्की हवा बनकर चुपचाप पीछे चल दिया। आधे दिन में हजारों मील पार करके क्लाउड रेड बीस्ट नोटिंग सिटी के वुहुन हॉल ब्रांच में उतरा। शहर के फाटक पर नोटिंग सिटी 3 अक्षर देखते ही मैं वहीं जम गया। बी डोंग का बताया गुरु यू शियाओगांग तो नहीं है, ये बेहूदगी है। मैं उस इंसान के सामने घुटने टेक कर शिष्य बनूंगा, वो कभी नहीं होगा। ब्रांच का मुखिया घबराकर भागा आया, झुककर सलाम किया। उसके दिल में हैरानी थी, पोप अचानक यहाँ क्यों आ गई? बीबी डोंग ने कहा, इतनी रस्मों की जरूरत नहीं, मैं एक निजी काम से आई हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, तुम लोग हट जाओ। मुखिया ने राहत की सांस ली और अपने लोगों को लेकर चला गया। 10-15 मिनट बाद एक गाड़ी ब्रांच से निकली, सड़कों से होती हुई नोटिंग प्राइमरी अकादमी पहुंची। गार्ड ने वुहुन हॉल की गाड़ी देखी तो रोकने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने रुकी और ड्राइवर ने जाकर प्रिंसिपल को बुलाया। प्रिंसिपल को सुना कि पोप आ गई हैं तो वो लुढ़कता गिरता भागा, बूढ़ा होकर भी हांफता हुआ गाड़ी के सामने आया और माफी मांगने लगा। बीबी डोंग ने ठंडी आवाज में कहा, रस्मों की जरूरत नहीं, मैं मास्टर से मिलने आई हूँ, क्या वो अकादमी में है? प्रिंसिपल ने झट से जवाब दिया, मास्टर अकादमी में ही है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। बीबी डोंग ने कहा, हाँ उसे बता देना, एक पुरानी दोस्त आई है। फिर वो मुझे लेकर अकादमी की तरफ चल दी। प्रिंसिपल ने दोनों को ऑफिस में बिठाया और किसी को यू शियाओगांग को बुलाने भेजा। ऊंचे आसमान में एक नीली परछाई बादलों पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। नोटिंग प्राइमरी अकादमी के दक्षिणी छोर की छोटी सी इमारत में सफेद भूरे बालों वाला एक उदास सा अधेड़ आदमी खिड़की के पास खड़ा था। वो आदमी खिड़की के बाहर हिलती पत्तियों को देख रहा था। उसका दिल बेचैन था, उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। तभी उसके पीछे से एक बचकानी आवाज आई,
गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? वो धीरे से मुड़ा, अपने शिष्य की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर नरम आवाज में कुछ कहने लगा। यू शियाओगांग ने कहा, कुछ नहीं, बस अचानक दिल में ख्याल आया कि कुछ होने वाला है। फिर उसने पूछा, शियाओ सान, तेरा पहला सोल स्किल अच्छे से आ गया? जिस बच्चे को शियाओ सान कहा गया, उसने जवाब दिया, आ गया। वो नोटिंग अकादमी की वर्दी पहने था, शक्ल साधारण थी, त्वचा गेहुआ, लेकिन उसकी अदा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। यू शियाओगांग ने सिर हिलाया, आंखों में संतोष था। बोला, बहुत अच्छा, तेरा पहला सोल स्किल बहुत खास है, अच्छे से इस्तेमाल करे तो तेरे लेवल में कोई तुझे हरा नहीं सकता। तांग सान के पहले सोल स्किल के बारे में सोचकर यू शियाओगांग हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यू शियाओगांग ने सोचा, ये बच्चा जबरदस्त टैलेंट वाला है, इनेट फुल सोल पावर, ट्विन मार्शल सोल, और उसका पहला रिंग 800 साल से ज्यादा का है, जो उसके अपने थ्योरी के हिसाब से दुगना है। ये तो जीनियस शब्द से भी आगे की बात है। लेकिन तांग सान को तारीफ सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। उसे लगा ये तो बस ठीक ही है। असल में तांग सान 40,000 साल बाद के भविष्य से लौटा हुआ गॉड किंग था। दूसरी जिंदगी पाकर वो फिर से पुराने रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। जैसे पहले वो मैंड्रिक स्नेक का रिंग लेता था। उसकी जिंदगी बदलने की वजह थी शियाओ की मौत, जिसने उसे बहुत गहरा धक्का दिया था। शियाओ के जाने के बाद तांग सान का दिल टूट गया था। उसने हजारों सालों की गॉड किंग पोजीशन, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया और शियाओ के पीछे मरने का फैसला किया। लेकिन एक दिव्य शक्ति ने उसकी आत्मा को समय के पार 40,000 साल पीछे भेज दिया और वो दोबारा पैदा हुआ बच्चा तांग सान बन गया। इस बार उसने कसम खाई, शियाओ को पहले वाले दर्द से बचाएगा। तभी दरवाजे की दस्तक ने गुरु शिष्य दोनों के ख्याल तोड़ दिए। बाहर से आवाज आई, मास्टर, प्रिंसिपल आपको ऑफिस बुला रहे हैं, आपकी एक पुरानी दोस्त आई है। यू शियाओगांग हैरान हुआ, उसके पास दोस्त बहुत कम थे। क्या फ्लेंडर आ गया? तांग सान की भौहें भी सिकुड़ गईं। पिछली जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था कि कोई यू शियाओगांग को पुरानी दोस्त बनकर मिलने आए। तांग सान ने सोचा, शायद ये उसकी वजह से बदली हुई किस्मत का असर है। इतने जन्म बदलने के बाद वो ऐसी बातों से अनजान नहीं था। यू शियाओगांग ने कहा, ठीक है, थोड़ा रुको, और उसने अपना मन शांत किया। लेकिन उसके दिल में वो अजीब सा एहसास और गहरा हो गया। लगा जैसे ये आने वाला शख्स आम नहीं है। यू शियाओगांग ने तांग सान से पूछा, क्या तू मेरे साथ चलेगा? तांग सान भी इस अनजान मेहमान को देखना चाहता था, तो सिर हिलाकर हाँ कर दी। गुरु शिष्य दोनों छोटी सी इमारत से निकलकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल पड़े। प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पहुंचकर नीचे खड़ी वुहुन हॉल की गाड़ी देखकर यू शियाओगांग का चेहरा बदल गया। वुहुन हॉल की गाड़ी? क्या वो है? उसकी वुहुन हॉल में बस एक ही पुरानी दोस्त थी। गुरु को अचानक रुकते और डरते हुए देखकर तांग सान को समझ नहीं आया। तांग सान ने सोचा, क्या गुरु ने पहचान लिया कि अंदर कौन है? यू शियाओगांग बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर हल्की सी आह भरकर बोला, जब आ ही गया है तो मिल ही लेता हूँ। वो तांग सान को लेकर इमारत में गया और अकादमी के टीचर ने उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पहुंचाया। यू शियाओगांग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक ठंडी घमंडी औरत की आवाज आई, अंदर आओ। ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही यू शियाओगांग का शरीर कांप गया। दरवाजा खुलने पर उसने उस खूबसूरत शक्ल देखी और सहज ही मुड़कर जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। आखिर में वो तांग सान को लेकर अंदर चला गया। ऑफिस में बीबी डोंग सोफे पर बैठी थी, चाय का कप उठाकर फिर रख रही थी। उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। बीबी डोंग के साथ वाले शियाओ मान का चेहरा बहुत बुरा हो रखा था। उसके दिल में बहुत जलन थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उसे अपनी पुरानी मोहब्बत से मिलाने लाया है। बीबी डोंग ने कहा, बहुत दिनों बाद। ये सुनकर वो झट से खड़ी हुई और अलग रूप में खड़े यू शियाओगांग की तरफ मुड़ी। बीबी डोंग के चेहरे पर खुशी, पुरानी यादें और भावनाएं सब एक साथ दिख रही थीं। 10 साल से ज्यादा हो गए थे। अगर वो खुद नहीं आता तो शायद वो कभी उससे नहीं मिलती। यू शियाओगांग ने पहले से ज्यादा परिपक्व दिखने वाली बीबी डोंग को देखा। उसकी आंखों में यादें और उदासी दोनों थीं और गहराई में एक दर्द भी छिपा था। शियाओ मान ने ये सब देखा। उसे साफ समझ आ गया कि बीबी डोंग के दिल में अब भी यू शियाओगांग के लिए पुराना प्यार है। ये सामने देखकर उसके दिल में कड़वाहट घुल गई। बीबी डोंग ने उसके जिंदगी की मुश्किलों से भरे चेहरे को देखा। उसकी लाल भूरी आंखों में उसकी शक्ल उभरी और उसकी आवाज बहुत नरम हो गई। बोली, तू आ गया। यू शियाओगांग के पीछे खड़े तांग सान ने देखा कि ये शख्स बीबी डोंग है तो उसकी आंखों में हैरानी दौड़ गई। उसने सोचा था कि शायद फ्लेंडर या ल्यू एरलोंग आया होगा, लेकिन सोचा भी नहीं था कि वुहुन हॉल की पोप आएगी। उसने सोचा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। दोबारा मिलने पर बीबी डोंग के पास हजारों बातें थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसकी नजर तांग सान पर पड़ी और उसने बात बदल कर पूछा, ये कौन है? यू शियाओगांग ने अपना हलचल भरा दिल दबाकर कहा, ये मेरा शिष्य है, तांग सान। ये सुनकर
बीबी डोंग ने ध्यान से तांग सान को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सुप्रीम मंगा एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी हर कहानी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तांग सान को समझ आ गया, ये बार उसकी शर्त सही निकली। इस जन्म में उसने जानबूझकर यू शियाओगांग का शिष्य बनकर उसकी और बीबी डोंग की पुरानी मोहब्बत का फायदा उठाना चाहा, ताकि बीबी डोंग को काबू में रखा जा सके और बेकार की परेशानियों से बचा जा सके। तांग सान ने सोचा, अगर पिछली जिंदगी में वो कियान रेंशुए और हुलिना पर थोड़ा भी ध्यान देता तो शायद वुहुन हॉल उसका दुश्मन नहीं बल्कि एक बड़ा सहारा बन सकता था। उधर शियाओ मान ने सुना कि बी डोंग उससे माफी मांगने को कह रही है, तो उसके बचकाने चेहरे पर गुस्सा भर आया। शियाओ मान ने सोचा, ये तांग सान ही तो बिना सोचे बोल रहा है, मैं क्यों माफी मांगू। और बीबी डोंग ने उस शियाओ माँ वाले बुलावे पर कुछ नहीं कहा। क्या वो चुपचाप मान गई कि वो उसकी माँ है? शियाओ मान ने बिना सोचे कहा, मैंने गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू, गलती उसकी है तो उसी को माफी मांगनी चाहिए। बीबी डोंग की भौहें सिकुड़ गईं। ये बच्चा दिन ब दिन उसकी बात नहीं सुन रहा था। बीबी डोंग ने गहरी आवाज में कहा, शियाओ मान। लेकिन शियाओ मान ने मुंह फेर लिया, मानने को तैयार नहीं था। यू शियाओगांग ने झट से बीच में पड़कर कहा, कोई बात नहीं, बच्चों का आपसी झगड़ा है, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। यू शियाओगांग की नजर शियाओ मान पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, पोप महोदया, ये बच्चा कौन है? बीबी डोंग ने मौका पाकर उसका परिचय दिया, कुछ बातें छिपाते हुए बोली, ये वुहुन हॉल का सेंटेस है, मैं इस बार तुझसे इसी के बारे में बात करने आई हूँ। यू शियाओगांग ने सोचा था कि ये सिर्फ बीबी डोंग का शिष्य होगा, क्योंकि वो इन दिनों पूरी तरह तांग सान पर ही ध्यान दे रहा था और वुहुन हॉल की खबरों से दूर था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सामने वाला बच्चा इतनी बड़ी पोजीशन वाला है। तांग सान ने भी शियाओ मान की तरफ देखा और मन में सोचने लगा, पिछली जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना था कि वुहुन हॉल में ऐसा कोई सेंटेस है। लगता है मेरे दोबारा जन्म लेने से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तांग सान की वजह से वुहुन हॉल के हालात सच में बहुत बदल गए थे। यू शियाओगांग को बहुत हैरानी हुई कि बी डोंग उसके लिए आई है, लेकिन साथ में थोड़ी सी उदासी भी महसूस हुई। फिर बीबी डोंग ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू उसे अपना शिष्य बनाए और खुद पढ़ाए। ये सुनते ही शियाओ मान ने झट से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और भी गहरी हो गई। उसकी हरी नीली आंखों में यकीन करना मुश्किल लग रहा था। सच में उसे यू शियाओगांग का शिष्य बनना पड़ेगा? बिल्कुल नामुमकिन, मैं उसका शिष्य नहीं बनूंगा। उसमें क्या खूबी है? कियान दाओलियू ने 2 बार मुझे शिष्य बनाना चाहा और मैंने बीबी डोंग के साथ रहने के लिए उन्हें भी मना कर दिया। 99 लेवल वाले पीक डोलुओ का शिष्य बनना छोड़कर एक सिर्फ थ्योरी जानने वाले इंसान के पास शिष्य बनने जाऊं, ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। यू शियाओगांग भी चौंक गया। वुहुन हॉल के सेंटेस का टैलेंट इतना जबरदस्त होगा, ये उसने सोचा नहीं था। ऐसे टैलेंट वाले बच्चे को शिष्य बनाने के लिए कितने ताकतवर लोग लाइन में खड़े होंगे। बीबी डोंग ने सब में से मुझे ही क्यों चुना? क्या वो इस बच्चे को हम दोनों के बीच का रिश्ता जोड़ने वाला धागा बनाना चाहती है? यू शियाओगांग के दिमाग में यही ख्याल घूमता रहा और उसे कोई और वजह समझ नहीं आई। बी डोंग ने घृणा से भरे चेहरे वाले शियाओ मान की तरफ देखा और उसकी आवाज सख्त हो गई। हुक्म देते हुए बोली, शियाओ मान, ये तुझे मना करने की इजाजत नहीं है। मास्टर की थ्योरी पूरी सोल मास्टर दुनिया में सबसे आगे है। बीबी डोंग ने कहा, उसका शिष्य बनकर तू बहुत कुछ सीख सकता है। शियाओ मान के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने सीधा जवाब दिया, थ्योरी? वुहुन हॉल के 10,000 सालों का ज्ञान क्या उस एक आदमी से कम है? शियाओ मान ने आगे कहा, और बड़े सप्लिकेंट को ये पता चला तो क्या होगा? पहले तो कियान दाओलियू वाली मुश्किल ही पार नहीं होगी। यहाँ तक कि दिमाग में सिस्टम का बताया शिष्य बनने वाला टास्क भी उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया। बीबी डोंग का चेहरा और काला पड़ गया। ये बच्चा सबके सामने उसकी बात टाल रहा है। यू शियाओगांग चुपचाप शियाओ मान की तरफ देखता रहा। उसकी नजरों में हैरानी बढ़ रही थी। यू शियाओगांग ने सोचा, वुहुन हॉल का वो रहस्यमयी बड़ा सप्लिकेंट जिसे कोई समझ नहीं पाता, वो 2 बार खुद शिष्य बनाना चाहा है, तो इस बच्चे का टैलेंट आखिर कितना जबरदस्त है। बीबी डोंग ने गहरी आवाज में पूछा, शियाओ मान, क्या तू मेरी बात टालेगा? शियाओ मान ने फिर मुंह फेर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। बीबी डोंग के दिल में गुस्सा उठा। ये बच्चा दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है। तभी तांग सान, जो शियाओ मान को ध्यान से देख रहा था, मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, गुरु माँ, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? उसने फिर गुरु माँ बुलाया और ये बुलावा जैसे ठंडे पानी की तरह बीबी डोंग का गुस्सा शांत कर गया। बीबी डोंग ने नरम मुस्कान के साथ कहा, शियाओ सान बोल। तांग सान के फिर से गुरु माँ बुलाने पर शियाओ मान ने गुस्से से उसे घूरा। उसके दाहिने हाथ पर सुनहरी चाबी का निशान धुंधला दिख रहा था। वो तो बस किंग ऑफ ट्रेजर्स खोलकर गोल्डन ड्रैगन स्पीयर निकालने ही वाला था। शियाओ मान के गुस्से भरे चेहरे के सामने तांग सान बिल्कुल शांत था। उल्टा वो और मुस्कुराया। 40,000 सालों की समझदारी वाला इंसान इतनी छोटी सी भावना से कहाँ हिलता? तांग सान ने कहा, इस छोटे भाई को लगता है मेरे गुरु के पास शिष्य बनाने की काबिलियत नहीं है। तांग सान ने कहा, तो फिर हम एक बार लड़कर देख लें। अगर मैं जीत गया तो साबित होगा कि मेरे गुरु में पढ़ाने की काबिलियत है। अगर मैं हार गया तो शिष्य बनाने की बात हमेशा के लिए बंद।
गुरुमा को क्या लगता है? बी डोंग को ये बात ठीक लगी, लेकिन उसके दिल में थोड़ी चिंता भी थी। उसने सोचा, उसका शियाओ मान पहला ही रिंग 1000 ईयर ले चुका है, ये तो बहुत बड़ी बढ़त है। लेकिन शियाओ मान को समझ नहीं आया। उसने सोचा, क्या बात है, मैं हारू तो शिष्य बनूं, लेकिन तू हारे तो तुझे कुछ नुकसान नहीं। शियाओ मान ने कहा, खाली हाथ मुंह में घुसने वाली बात है, तू तो बहुत चालाक है। उसने बिना सोचे मना कर दिया। बीबी डोंग और नाराज हुई, ये बच्चा आज इतना जिद्दी क्यों हो गया है? बीबी डोंग ने यू शियाओगांग और तांग सान की तरफ देखा और फैसला सुना दिया। ठीक है, शियाओ सान की बात के मुताबिक तांग सान की मुस्कान और चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने ये बात जानबूझकर कही थी। तांग सान का प्लान था अपने लेवल से कहीं ज्यादा ताकत से शियाओ मान का घमंड तोड़ना है, उसे हार का एहसास कराना है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी तरफ कर लेना है। कियान दाओलियो जिसे 2 बार शिष्य बनाना चाहे, उसका टैलेंट पक्का जबरदस्त है और वुहुन हॉल के सेंटेस होने के नाते उसकी हैसियत भी ऊंची है, तो वो एक बहुत अच्छा साजिश का मोहरा बन सकता है। बी डोंग ने शियाओ मान को समझाया, शियाओ मान, लड़ाई में हल्का हाथ रखना, किसी की जान मत लेना। यू शियाओ गांग ने भी तांग सान से कहा, बस निशाने तक सीमित रहना। लेकिन मैं तो बस एक ही बात सोच रहा था, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से तांग सान को भेद देना है, उस नकली बेकार खून वाले नाजायज बच्चे को खत्म कर देना है। प्रिंसिपल की इमारत के बाहर की खुली जगह पर 2 अलग-अलग ख्यालों वाले जवान आमने सामने खड़े थे। तांग सान के चेहरे पर मुस्कान थी, वो बिल्कुल निर्दोष दिख रहा था। उसने पहले अपना परिचय देने की तैयारी की, साथ ही अपना ब्लू सिल्वर ग्रास वुहुन एक्टिवेट किया। तांग सान के चेहरे पर मुस्कान थी, वो बिल्कुल निर्दोष दिख रहा था। उसने पहले अपना परिचय देने की तैयारी की, साथ ही अपना ब्लू सिल्वर ग्रास वुहुन एक्टिवेट किया। उसके दाहिने हाथ से एक हल्की नीली काले लाल नसों वाली ब्लू सिल्वर ग्रास निकली, जिसमें अजीब सी सोखने वाली ताकत दिख रही थी। तांग सान ने ब्लू सिल्वर ग्रास हाथ में लेकर कहा, मैं तांग सान, 15 लेवल का कंट्रोल टाइप सोल मास्टर, मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके पैरों के नीचे से एक गहरा पीला सोल रिंग धीरे धीरे उठा और उसकी सोल पावर चारों तरफ फैल गई। तांग सान का गहरा पीला सोल रिंग पैरों के नीचे से उठकर चारों तरफ सोल पावर बिखेर रहा था। बीबी डोंग की खूबसूरत आंखों में हैरानी दिखी। उसने सोचा, ये बच्चा तो शियाओ मान की उम्र का ही है और उसकी ताकत इतनी है। बीबी डोंग ने हैरानी से कहा, ये बच्चा तो वुहुन अवेक किए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसकी सोल पावर 15 लेवल पहुंच गई और उसका वुहुन तो बदनाम सा ब्लू सिल्वर ग्रास है, फिर भी ये एक और जीनियस निकला। उसने यू शियाओगांग से पूछा, तेरे इस शिष्य की इनेट सोल पावर कम नहीं है ना? यू शियाओगांग ने कुछ नहीं छिपाया, बस ट्विन मार्शल सोल वाली बात छोड़ दी। उसने कहा, शियाओ सान का वुहुन भले ही ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन उसकी इनेट सोल पावर फुल है और उसका पहला रिंग 800 साल से ज्यादा उम्र के एक सोल बीस्ट से आया है, जिसने मेरी सोल रिंग थ्योरी को ही तोड़ दिया। यू शियाओगांग की आवाज में गर्व था, ऐसा शिष्य पाकर उसे बहुत मान था। बीबी डोंग और भी हैरान हुई। उसने तांग सान को नरम नजरों से देखा और मन में अपना हिसाब लगाने लगी। बीबी डोंग ने सोचा, इनेट फुल सोल पावर वाला बच्चा टाइटल डोलुओ बनने की काबिलियत रखता है। अगर बीच में कुछ नहीं हुआ तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अगर इस बच्चे को वुहुन हॉल में शामिल कर लूं तो आगे चलकर ये शियाओ मान का सहारा बन सकता है। उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तूने इसे शिष्य बनाया। बीबी डोंग ने कहा, तांग सान का टैलेंट सच में जबरदस्त है, लेकिन शियाओ मान से तुलना करो तो थोड़ा कम ही है। तांग सान की गुरु माँ वाली मीठी बातों से वो खुश तो हुई, लेकिन शियाओ मान उसका तय किया हुआ वुहुन हॉल का वारिस है। बीबी डोंग के दिमाग में तराजू साफ था। अगर तांग सान वुहुन हॉल के काम नहीं आया या उल्टा दुश्मन बन गया तो वो इस जीनियस को खुद ही खत्म करने से भी नहीं हिचकेगी। यू शियाओगांग ने हल्का सिर हिलाया। तांग सान के पिता के अलावा उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस बच्चे का टैलेंट कितना ऊंचा है। उधर खुली जगह में मैं ठंडी नजरों से तांग सान को घूर रहा था और मैंने अपना परिचय देने की जरूरत भी नहीं समझी। मेरे पैरों के नीचे से एक पर्पल रंग का सोल रिंग उठा, जिसमें बैंगनी रोशनी घूम रही थी। मेरे पीछे शिहुन स्पाइडर एम्परर वुहुन की शक्ल दिखी, बहुत खौफनाक और दबाव वाली। जैसे ही मैंने वुहुन अटैच किया, मेरे माथे पर काली हरी स्पाइडर जाली जैसा निशान उभर आया। मेरे खूबसूरत बचकाने चेहरे पर थोड़ी सी खतरनाक चमक आ गई और पूरे शरीर पर एक चमकदार काली हरी रोशनी फैल गई। मेरी पीठ से स्पाइडर की 3 जोड़ी टांगे निकल आईं, जो लंबे भाले जैसी तेज थीं और हल्का सा हिलाते ही हवा चीर जाती थीं। पीछे एक खाली जगह बन जाती थी। यू शियाओगांग पूरी तरह चौंक गया। उसने कहा, शिहुन स्पाइडर एम्परर और 1000 ईयर सोल रिंग। उसने सोचा था कि उसके शिष्य का 800 साल वाला पहला रिंग ही कॉन्टिनेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन वुहुन हॉल के सेंटेस का पहला रिंग 1000 ईयर है। यू शियाओगांग ने सोचा, पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ बीबी डोंग के पास शिहुन स्पाइडर एम्परर वुहुन है और अब एक और आ गया। ये देखकर लोगों के मन में जरूर तरह तरह के सवाल उठेंगे। उसने बीबी डोंग की तरफ देखा और उसकी नजरों में एक अजीब सा भाव आ गया। तांग सान भी चौंक गया। उसने पिछली जिंदगी में पहला रिंग 10,000 साल
या लाख साल वाले सोल मास्टर्स देखे थे, लेकिन वो सब भविष्य की बातें थीं। इस जमाने में सोल पावर और रिंग लेने के तरीके भविष्य से बहुत पीछे हैं। वो 800 साल का रिंग अपने शरीर को मजबूत करके ले पाया था। तांग सान ने सोचा वो पिछली जिंदगी के हिसाब से शरीर और दवाइयों से खुद को ढालकर 800 साल का रिंग ले पाया। लेकिन सामने वाले का पहला रिंग ही 1000 ईयर है। ये सच में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसने तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को तेजी से चलाया और उसके हाथ से हल्की नीली लताएं निकलकर काले लाल नसों के साथ जमीन पर फैल गईं। वो लताएं जमीन पर सरकती हुई सांप जैसी मेरी तरफ झपटी और एक बार लिपट गईं तो छूटना मुश्किल था, लेकिन मैं ना रुका ना बचा, बस तीर जैसा सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। क्योंकि कंट्रोल टाइप सोल मास्टर का शरीर अटैक टाइप से बहुत कमजोर होता है। तांग सान ने तुरंत समझ लिया ये मेरे पास आकर सीधा हमला करना चाहता है। उसने मन ही मन अपनी लताओं को जोर से घुमाया जो जंगली सांपों की तरह सीटी बजाती हुई मेरी तरफ लपकी, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं ना रुका और अपनी दोनों बाहें जोर से झटक दी। मेरी बाहों से काली हरी चांद जैसे मुड़े हुए ब्लेड निकल आए जिनमें ठंडी चमक थी। मैंने तूफान जैसा वार करके उन लताओं को काट दिया। जो लताएं ब्लू सिल्वर ग्रास से मजबूत हो गई थीं, वो मेरे ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं थीं। वो लताएं कई टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिरीं और रोशनी के कण बनकर गायब हो गईं। मेरी बीच शेसैन हुआ। आंखों की तेज नजर से मैंने सब देखा और पीठ की 6 स्पाइडर टांगों के सहारे लताओं के बीच आसानी से घूमता रहा। तांग सान को मेरी लड़ने की आदत समझ ही नहीं आ रही थी। वो मुझे छू तक नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी सारी लताओं से एक घना जाल बना दिया जो मुझे बाहर ही रोके रखा, पास आने ही नहीं दिया। सामने बराबरी की लड़ाई लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। बीबी डोंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि मैं भले ही आसानी से लताएं काट रहा हूँ, लेकिन वो सब तांग सान की तरफ ध्यान भटकाने का हथियार थी। बीबी डोंग ने सोचा तांग सान की खुद की मेहनत बहुत कम लग रही है, उल्टा मैं जोर जोर से हमला करके अपनी ताकत और सोल पावर बर्बाद कर रहा हूँ। सोल मास्टर की ताकत सीमित होती है, ऐसे ही लड़ता रहा तो जल्द ही थक जाऊंगा और भले ही हारने पर यू शियाओगांग का शिष्य बनना पड़े, लेकिन वुहुन हॉल के सेंटेस की हार नहीं हो सकती। बी डोंग ने सोचा सेंटेस की इज्जत दांव पर है, ये हार नहीं सकता। तांग सान की लताओं ने आसमान से एक बड़ा जाल बनाकर नीचे गिराया और मैंने अपनी काली हरी ब्लेड की ताकत से बाघ की तरह उस बड़े जाल को चीर डाला। मेरे माथे से पसीना निकल आया। मैंने झट से पलटकर झपटती लताओं से बचा, लेकिन सांस लेने का मौका मिलते ही कई और लताएं मारने के लिए दौड़ पड़ी। मैं सिर्फ अपनी बीशे सैन हुआ आंखों के दम पर ही बच पा रहा था, लेकिन मेरी आंखों पर भी बहुत बोझ पड़ रहा था। मैंने सामने से आई लता को ब्लेड से काटा और कई कदम पीछे हट गया। मेरी हरी नीली आंखें तांग सान को घूर रही थी और मेरे दांत कस गए थे। मैंने सोचा ये चालाक इंसान, मेरी हर हरकत उसकी आंखों में कैद हो रही है, यहाँ तक कि मेरा कदम रखने की जगह तक वो पहले से हिसाब लगा लेता है। मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक आम सोल मास्टर था। मैं पिछली जिंदगी में सिर्फ एक आम शूटर था। ऐसी जबरदस्त लड़ाई का मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अब मेरे पास टॉप लेवल का टैलेंट और ताकत है। फिर भी ये तांग सान मुझे अपनी चालाकी से दबाए हुए है, ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा लड़ाई के अनुभव में मैं तांग सान से कहीं पीछे हूँ। तांग सान के उस शांत बेफिक्र अंदाज को देखकर मेरे दाहिने हाथ पर सुनहरी चाबी का निशान धुंधला चमका, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं किंग ऑफ ट्रेजर्स को सामने नहीं लाना चाहता था। अचानक मेरे कानों में एक ठंडी आवाज आई, 3 कदम आगे बढ़ो, फिर बाईं तरफ कूदो। मैं एक पल को झिझका, फिर उसी रास्ते पर चल दिया। मैंने अपनी जगह छोड़ी थी कि वहीं से एक ब्लू सिल्वर ग्रास की लता जमीन फोड़कर निकल आई। तांग सान का हमला खाली गया, दोनों को झटका लगा। मैंने तुरंत समझ लिया कोई बड़ा आदमी चुपके से मेरी मदद कर रहा है। फिर आवाज फिर आई, पीछे हटो। मैंने झट से 7 कदम पीछे हटकर लताओं के जाल से बच गया। तांग सान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने अपनी लताएं चलाकर मेरी ताकत और सोल पावर घटाने की कोशिश जारी रखी। उसकी नजर में मैं जितना भागूंगा उतना ही थकूंगा। मैंने 8 कदम भागकर दाईं तरफ छलांग लगाई और फिर से तांग सान पर हमला करने के लिए पलटा। मैंने अपना पहला सोल स्किल चलाया, घोस्ट ब्लेड किल। मेरा हल्का बैंगनी सोल रिंग अचानक चमका। मेरी काली हरी ब्लेड पर ठंडी नीली चमक दौड़ी और मेरी स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई। मैंने कई परछाइयां बनाते हुए काली हरी रोशनी जैसा सीधा तांग सान की तरफ झपटा। सामने से आती लताएं एक झटके में टुकड़े टुकड़े हो गईं और 20 मीटर से ज्यादा का फासला पल भर में खत्म। अचानक आई इस रफ्तार से तांग सान को झटका लगा। भले ही तांग सान के पास 40,000 सालों का अनुभव था, लेकिन वो सब कुछ नहीं जान सकता था। उसे मेरे सोल स्किल के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने बिना सोचे कदम बदले। तांग सान ने भूत जैसी चाल से बचने की कोशिश की और बमुश्किल उस हमले से बचा, लेकिन उसकी छाती पर 2 पतली लकीरें पड़ गईं, जिनसे खून निकल रहा था। अगर वो जरा भी धीमा होता तो उसकी छाती ही कट जाती।
बीबी डोंग की भौहें और सिकुड़ गईं। ये बच्चा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। बीबी डोंग ने सोचा, अगर तांगसान थोड़ा भी धीमे हटता तो पहले ही सोल स्किल में मर जाता। वो तो तांगसान को वुहुन हॉल में लाकर आगे चलकर शियाओ मान का सहारा बनाना चाहती थी। ऐसे चलता रहा तो उसे खुद बीच में रोकना पड़ेगा। यू शियाओगांग का दिल भी धड़क रहा था। बराबरी की लड़ाई अब साफ हो चुकी थी। किसी रहस्यमय इंसान की मदद से मुझे बीशेसैन हुआ आंखों की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। मैं आराम से हमलों से बच रहा था। तांगसान को सिर्फ अपनी भूत जैसी चाल से पीछे हटते जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी रोशनी जैसी रफ्तार के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। तांगसान ने बचकर हटा, लेकिन फिर भी उसके कुछ बाल कटकर गिर गए। गिरते बालों को देखकर तांगसान का दिल ठंडा हो गया। उसकी बैंगनी आंखें गहरी हो गईं। उसे समझ आ गया, ये बच्चा सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। तांगसान ने सोचा, ये मुझे मारना चाहता है क्या, सिर्फ इसलिए कि मैंने बीबी डोंग को गुरुमा बुलाया? ये तो बस बच्चों की जलन है। इतनी छोटी उम्र में इतना खून खौलता है तो बड़ा होकर क्या करेगा? तांगसान अब और पीछे नहीं हटना चाहता था। मेरे फिर से हमला करने पर उसने आखिरकार अपना पहला सोल रिंग चमकाया और उसकी हल्की नीली लताओं पर काले लाल नसें पूरी तरह जग उठीं। तांगसान की लताओं से ढेर सारे कांटे निकल आए, जो गुस्से में दांत दिखाते जंगली जानवर की तरह मेरी तरफ झपटे। ये था उसका पहला सोल स्किल, टैंगल। लेकिन मैंड्रेक स्नेक वाले टैंगल से ये बिल्कुल अलग था। ये सोल टिमन वाइन का स्किल था, जिसमें चीजें सोखने वाला गुण था। एक बार कांटों ने त्वचा चीर दी तो सोल पावर जबरदस्ती सोख ली जाती थी और सोखने वाले को फायदा होता था। जब तक तुरंत छूट ना जाओ तब तक मुश्किल थी। स्किल के दम पर लताओं की स्पीड, सख्ती और ताकत काफी बढ़ गई थी और वो घने कांटे देखकर सिर खुजलाने का मन करता था। मैं अचानक हुए हमले से बच नहीं पाया। एक लता ने मुझे जोर से पटक दिया और मैं कई कदम पीछे हट गया। मैं संभलता ही था कि लताओं के बीच से एक ठंडी चमक तेजी से मेरी तरफ आई। मैंने झट से सिर झुकाया और वो चमक मेरी नाक के पास से निकलकर गाल को चीरती हुई गुजरी। मेरे गाल पर एक पतली लकीर पड़ गई। अपनी बीशेसैन हुआ आंखों से मैंने उस चीज को साफ देखा, एक छोटा सा नुकीला हथियार, यानी एक छुपा हुआ डार्ट। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने सोचा, सोल मास्टर की लड़ाई में छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल करना कितनी बेशर्मी है। मुझे लगता था कि कोई बड़ा इंसान मुझे रास्ता बताए तो वो बेईमानी है, क्योंकि तांगसान के पास पिछली जिंदगी का अनुभव है। लेकिन छुपा हुआ हथियार चलाना तो लड़ाई के नियम ही तोड़ना है। तांगसान की लताओं की आड़ में बीबी डोंग ने भी वो छोटा सा डार्ट नहीं देखा। मैंने झट से पीछे हटकर सुरक्षित दूरी बना ली और ठंडी नजरों से तांगसान को देखा, जिसकी कलाई पर वो डार्ट अभी भी दिख रहा था। तभी मैंने एक ऐसी हरकत की जो किसी ने सोची नहीं थी। मैंने अपना शीहुन स्पाइडर एम्परर वुहुन अटैच हटा दिया। तांगसान चौंक गया। क्या ये हार मान रहा है? बीबी डोंग और यू शियाओगांग भी उलझन में पड़ गए। तभी मेरे माथे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी, जो पूरे शरीर में फैल गई। मेरे काले बाल उस सुनहरी रोशनी में चमकदार सुनहरे हो गए। हर बाल से रोशनी निकल रही थी। मेरी पीठ से सफेद पंखों की एक जोड़ी निकलकर खुल गई और चारों तरफ सुनहरी चमक फैल गई। ये था मेरा असली रूप। मैंने अपने 6 विंग्ड एंजल वुहुन को अटैच कर लिया था। ये वुहुन जिसने बीबी डोंग की आंखों में नफरत भर दी थी और जिसके लिए कियान दाओलियू मुझे छीनना चाहते थे, अब सबके सामने मेरा ये सबसे बड़ा हथियार आ गया था। मेरे पीछे एक सुनहरे एंजल की धुंधली परछाई उभर आई, जिसमें दिव्य और रोशनी वाली ताकत समुद्र जैसी फैली थी। उसके हाथ में एंजल की पवित्र तलवार थी और चारों तरफ रोशनी की आग लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की हर बुराई को सजा देने आया है। उसी वक्त मैंने किंग ऑफ ट्रेजर्स खोला और सुनहरे भंवर से एक चमकदार गोल्डन स्पीयर निकलकर मेरे हाथ में आ गया। मेरे पीछे एक के बाद 100 सुनहरे भंवर बन गए, जिनमें से हथियारों की तेज धार दिख रही थी। मैंने तांगसान से कहा, छोटे काले बच्चे, दूसरा राउंड शुरू। अगर दम है तो अपना दूसरा वुहुन भी खोल। ऊंचे आसमान में 6 पंखों वाले सुनहरे एंजल की विशाल शक्ल जमीन और आसमान के बीच खड़ी थी। उसके हाथ में एंजल की पवित्र तलवार थी। दिव्य रोशनी इतनी तेज थी कि दुनिया का अंधेरा छट गया। वो दुनिया की हर बुराई का फैसला कर रहा था, बिल्कुल पवित्र और अनजाना। उसके सफेद पंख फड़फड़ा रहे थे, सुनहरी रोशनी बह रही थी और आग उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। मेरा खतरनाक रूप हट गया था। मेरे माथे से दिव्य रोशनी फैल रही थी। मेरे छोटे से शरीर पर सुनहरी रोशनी की परतें चढ़ गई थीं, जैसे मैं कोई छोटा सा एंजल गॉड बन गया हूँ। मेरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर था, जो सब कुछ सजा देने के लिए तैयार था। आसमान में 100 से ज्यादा सुनहरे भंवर बन गए, जिनमें से तरह तरह के हथियारों की धार निकल रही थी। हर हथियार पर सुनहरी परत चढ़ी थी और उसमें दिव्य चमक घूम रही थी। वो हथियार इतने तेज थे कि पहाड़ तोड़ सकते थे और जमीन फाड़ सकते थे। किंग ऑफ ट्रेजर्स का हर हथियार मैंने वुहुन हॉल के खजाने से ध्यान से चुना था। भले ही उनमें कोई खास गुण नहीं था, लेकिन वो कॉन्टिनेंट के दुर्लभ हथियारों में गिने जाते थे। खुली जगह में तांगसान ने सिर उठाकर उस दिव्य आसमान को देखा। एंजल बन चुके मुझे देखकर उसकी आंखों में सुनहरी चमक दौड़ी। उसने सोचा,
वो भी ट्विन मार्शल सोल वाला है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मेरा दूसरा वुहुन 6 विंग्ड एंजल होगा। तांग सान ने सोचा, शी-हुन स्पाइडर एम्परर और 6 विंग्ड एंजल, अकेला एक वुहुन कोई खास बात नहीं, लेकिन जब दोनों एक ही बच्चे में आ जाएं तो असली कहानी पता चलती है। कहानी जानने वाले तांग सान ने तुरंत मेरी असली पहचान समझ ली। मुझे बिना इजाजत दूसरा वुहुन इस्तेमाल करते देखकर बीबी डोंग के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आई। उसने मन में सोचा, लड़ाई खत्म होते ही इसे अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन फिर आसमान के उन सुनहरे भंवरों को देखकर उसे हैरानी हुई। उसने सोचा, मेरे एंजल वुहुन पर तो अभी कोई सोल रिंग ही नहीं है, फिर ये सब कहां से आ रहा है? और वो हथियार जो मैंने वुहुन हॉल के खजाने से चुने थे। जब यू शियाओगांग ने देखा कि मेरे पास ट्विन मार्शल सोल है और दूसरा वुहुन 6 विंग्ड एंजल है तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। लेकिन उसने सोचा, पहले वुहुन इस्तेमाल करके दूसरा खोल दिया तो मेरी सोल पावर ज्यादा देर नहीं चलेगी। यू शियाओगांग ने सोचा, तांग सान ने सिर्फ एक बार अपना पहला सोल स्किल चलाया है, उसकी सोल पावर अभी भी भरपूर है। इन दोनों की तुलना करें तो आखिर में जीतेगा तो शियाओ सान ही। मैंने अपने शरीर में बची सोल पावर को महसूस किया, जो 10% से भी कम थी और बस आधे मिनट का वुहुन अटैच चल सकता था। मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना था। मेरी सुनहरी आंखें जमीन पर खड़े तांग सान पर पड़ी। मैं तो किंग ऑफ ट्रेजर्स खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पहले नियम तोड़कर छुपा हुआ हथियार चलाया। मैंने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उठाया। एंजल जो अंधेरे और बुराई का फैसला करता है, उसका रूप धारण कर लिया। जिधर स्पीयर इशारा करे उधर ही फैसला होगा। सुनहरे भंवरों के सारे हथियार हमले के लिए तैयार खड़े थे। भले ही वो हथियार बॉक्स के असली हथियार नहीं थे, लेकिन उनकी धार किसी से कम नहीं थी। मैंने बचकानी लेकिन शाही आवाज में फैसला सुनाया और आवाज खत्म होते ही सुनहरे भंवरों से अनगिनत हथियार तेजी से निकलकर उड़ पड़े। वो हथियार आसमान से गिरते सुनहरे तारों जैसे दिख रहे थे। रोशनी की 100 लकीरें बारिश की तरह गिर रही थीं और जैसे बुराई को सजा देने और सब कुछ खत्म करने आ रही हों। तांग सान ने ये देखा और सोचा, ये कैसे एक रिंग वाले सोल मास्टर की ताकत हो सकती है। तांग सान झिझकने लगा, क्या उसे हार मान लेनी चाहिए या अपना गॉड किंग वुहुन इस्तेमाल कर लेना चाहिए? तभी उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज आई, जिसने उसका ख्याल तुरंत बदल दिया। वो आवाज चिल्लाई, रुक जा। आसमान से गिरते उन अनगिनत तारों को देखकर बीबी डोंग का चेहरा बदल गया। वो जोर से चिल्लाई, रुक जा। उसने एक नजर में पहचान लिया, ये सारे हथियार वुहुन हॉल के खजाने की चीजें थी। बीबी डोंग ने सोचा, जो हथियार वुहुन हॉल के खजाने में रखे जा सकते हैं वो कितने दमदार होते हैं। डिफेंस टाइप सोल मास्टर के अलावा सोल किंग भी इन्हें नहीं रोक सकता। उसने सोचा नहीं था कि ये बच्चा इतना बेरहम होगा। इतने सारे हथियार गिरेंगे तो तांग सान की लाश भी नहीं बचेगी। बीबी डोंग चिल्लाई, शियाओ सान भाग जा। यू शियाओ गांग भी डर से चिल्लाया, ये अटैक कोई सोल मास्टर नहीं रोक सकता। बीबी डोंग झट से आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे से 9 सोल रिंग्स उठ खड़ी हुई। बीबी डोंग तांग सान के सामने खड़ी हो गई और उन सुनहरे तारों के सामने उसने अपना 5वां सोल रिंग चमकाया। 5वां सोल स्किल 1000 ब्लेड शील्ड। जमीन से ढेर सारे काले लाल हिरण के सींग जैसे नुकीले कांटे फूटकर निकल आए। वो कांटे फटकर एक पर्पल एनर्जी शील्ड बन गए, जिसने बीबी डोंग और तांग सान दोनों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। और फिर धड़ाधड़ सारे सुनहरे हथियार उस पर्पल शील्ड पर टकराकर फूटने लगे। बम बम बम। सुनहरे हथियार उस पर्पल शील्ड पर एक के बाद एक टकरा रहे थे और शील्ड उन सबको रोक रही थी। मैंने अपना पूरा दम लगाकर वो हमला किया था, लेकिन 93 लेवल की टाइटल डोलुओं के सामने मेरी ताकत फीकी पड़ रही थी। धुआं आसमान तक उठा और गरजती आवाज ने पूरी नोटिंग अकादमी का ध्यान खींच लिया। ये सब 10-15 सेकंड चला। मैंने भी सोचा नहीं था कि बीबी डोंग तांग सान को इतना बचाएगी कि खुद उसके सामने खड़ी होकर हमला झेलेगी। मेरे दिल में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मेरी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। मुझे अपना वुहुन अटैच हटाकर जमीन पर उतरना पड़ा और किंग ऑफ ट्रेजर्स भी बंद हो गया। धुआं हटने पर लड़ाई वाली जगह बिल्कुल तबाह दिख रही थी। चारों तरफ गड्ढे बन गए थे। मैंने अपने सारे उड़ाए हुए हथियार वापस बुला लिए थे। तांग सान बीबी डोंग की सुरक्षा में उसकी जबरदस्त डिफेंस स्किल की वजह से बिल्कुल ठीक बच गया। यू शियाओगांग ने तांग सान को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजरें मुझ पर पड़ी जो गुस्से से जल रही थीं। उसने सोचा, सिर्फ एक बराबरी की लड़ाई के लिए इतना बेरहम हमला, इतनी छोटी उम्र में इतना खून खौलता है तो बड़ा होकर क्या करेगा। उसने तय किया, ऐसा बच्चा मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। मैंने देखा कि तांग सान बीबी डोंग की सुरक्षा में जरा भी नहीं बिगड़ा और बीबी डोंग उसकी चिंता में उसकी तरफ झुककर हाल पूछ रही है। मेरा चेहरा और भी बुरा हो गया। मैंने सोचा, इतनी फिक्र है उस नकली बच्चे की। यू शियाओगांग तांग सान के पास दौड़कर उसका हाल देखने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिख रहा था। बीबी डोंग मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो मेरे आज के रवैये से बहुत नाराज थी। बीबी डोंग ने गुस्से में कहा, इतनी बेशर्मी, आओ यहाँ। मैं दिल में नाराज होते हुए भी उसके पास गया। उसने कहा, मेरी बातें तेरे कानों में नहीं घुसती। इतना जोरदार हमला, क्या तू तांग सान को मारना चाहता है? बीबी डोंग ने कहा, माफी मांगो,
मैंने सिर उठाकर उसके ठंडे चेहरे को देखा और पक्केपन से बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफी क्यों मांगू? मुझे माफी मांगने से इनकार करते देख बीबी डोंग का गुस्सा और बढ़ गया। उसके चेहरे पर ठंडक और गहरी हो गई। उधर यू शियाओगांग, जिसने पक्का कर लिया था कि तांगसान ठीक है, गुस्से से मेरी तरफ घूमा। उसके उदास चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। यू शियाओगांग ने बीबी डोंग से कहा, पोप महोदया, ये शिष्य मैं नहीं बना सकता, आप कोई और ढूंढ लीजिए। बीबी डोंग ने उसके गुस्से और नाराजगी को समझ लिया। आखिर अगर वो खुद ना होती तो तांगसान मेरे हाथों मर चुका होता। बीबी डोंग की आवाज और ठंडी हो गई। उसने फिर से माफी मांगने का हुक्म दिया। बार बार के हुक्म के सामने मेरे बचकाने चेहरे पर जिद भरी थी और मेरी हरी नीली आंखें सीधा उसके गुस्से का सामना कर रही थीं। मैंने कहा, मैंने गलत नहीं किया। पहले उसने ही लड़ाई के नियम तोड़े, पहले उसने ही छुपा हुआ हथियार चलाया। और फिर पटाक, एक साफ थप्पड़ की आवाज आई और मेरे गाल पर जलन सी महसूस हुई। मैंने यकीन ना होने वाली नजरों से बीबी डोंग को देखा। मेरे मुंह में हल्का सा मीठा सा खून आ गया और होंठ के कोने से खून की लकीर बह निकली। मेरे बचकाने गाल पर एक लाल थप्पड़ का निशान उभर आया। उसने तांगसान और यू शियाओगांग के लिए मुझे मारा। उसी पल मेरे दिल में कुछ टूट गया, बिल्कुल साफ साफ टूट कर बिखर गया, जो कभी जुड़ने वाला नहीं था। बीबी डोंग ने फिर कहा, माफी मांगो। बीबी डोंग तांगसान और यू शियाओगांग के पक्ष में थी और उसके दबाव में मुझे माफी मांगनी ही पड़ी। मेरे अंदर का सारा गुस्सा और बेबसी एक एक शब्द में निकली और मैंने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे कहा, माफ कीजिए। नोटिंग अकादमी के बाहर यू शियाओगांग दूर जाती वुहुन हॉल की गाड़ी को देखता रहा। उसकी आंखों में उदासी और दिल में उलझन थी। यू शियाओगांग ने सोचा नहीं था कि एक मुलाकात से इतने सारे झगड़े पैदा हो जाएंगे। उसने लंबी आ भरी और सोच में डूबे तांगसान की तरफ मुड़ा। यू शियाओगांग ने कहा, शियाओसान, तुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो बच्चा शायद तेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाए। यू शियाओगांग ने साफ देखा था, जब से तांगसान ने गुरु माँ बुलाया, उस बच्चे की आंखों में खून उबल रहा था और लड़ाई में उसने जान लेने वाले हमले किए तो वो बच्चा आगे चलकर तांगसान की जिंदगी मौत का दुश्मन बनेगा। लेकिन तांगसान अब भी मेरी असली पहचान के बारे में सोच रहा था। उसने सुना था कि मैंने छुपा हुआ हथियार वाली बात कही थी। तांगसान ने सोचा, दौलुओ कॉन्टिनेंट में तो कभी छुपे हुए हथियारों की बात ही नहीं सुनी गई। ये तो उसके पिछले जन्म वाली दुनिया की चीज है। अगर उस बच्चे को ये पता है तो शायद वो भी उसकी तरह दोबारा जन्मा हुआ इंसान है। तांगसान ने सोचा, शायद वो भी उसी भविष्य की दुनिया से आया है जहां से वो आया था। 40,000 सालों में उसने ऐसे कई दोबारा जन्मे इंसान देखे थे, लेकिन उसे हैरानी हुई कि दौलुओ कॉन्टिनेंट में भी एक और निकल आया। तांगसान ने सोचा, शायद ये उसके दोबारा जन्म लेने की वजह से हुआ बदलाव है। पहले वो मुझे अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन अब उसने वो ख्याल छोड़ दिया और उसके दिल में मुझे मारने का पक्का इरादा बन गया। तांगसान ने सोचा, ऐसा अचानक आया हुआ दोबारा जन्मा इंसान, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उधर वुहुन हॉल की गाड़ी में बीबी डोंग मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में उलझन थी, क्योंकि माफी मांगने के बाद से मैं चुप ही था। मैं आंखें नीची किए बिना कुछ सोचे जा रहा था और मेरे गाल पर लाल थप्पड़ का निशान अब भी चुभ रहा था। बीबी डोंग ने हाथ बढ़ाकर मेरा गाल छूना चाहा और नरम आवाज में पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? लेकिन मैंने हल्का सा मुंह फेर लिया। मेरे मुंह से बचकानी लेकिन भारी आवाज निकली, नहीं। बीबी डोंग का हाथ आधे रास्ते में रुक गया। उसका चेहरा जम गया और उसकी नजरें और भी उलझन भरी हो गईं। मैंने सोचा, दर्द नहीं है, ऐसा नहीं, बस अब मैं उसका स्पर्श नहीं चाहता। बीबी डोंग ने हाथ वापस खींच लिया, चुप हो गई और मुझे देखती रही। उसे अचानक एक अजनबीपन महसूस हुआ, जैसे मैं अंदर से उसे पूरी तरह ठुकरा रहा हूँ। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने फिर मुंह खोला। बीबी डोंग की आवाज अब भी नरम थी, लेकिन उसमें माफी मांगने जैसा लहजा था। बोली, सॉरी, अभी मैं गुस्से में थी इसलिए हाथ उठा दिया। तूने इतना जोरदार हमला किया, अगर मैं रोक ना पाती तो तांगसान मर चुका होता। बीबी डोंग ने कहा, उसका टैलेंट बहुत अच्छा है। अगर वो वुहुन हॉल में शामिल हो जाए तो आगे चलकर तेरा सहारा बनेगा। मुझे उम्मीद है तू समझेगा, मैं तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन मैं उसी अंदाज में चुपचाप खड़ा रहा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, बस आंखें नीची किए खड़ा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। बीबी डोंग ने देखा कि मैं जरा भी नहीं हिला, सिर तक नहीं उठाया और मेरी ठुकराने वाली हरकत और साफ होती जा रही थी। बीबी डोंग के दिल में कड़वाहट घुल गई और उसे उस थप्पड़ पर और पछतावा हुआ। इतने सालों में उसने कभी इस बच्चे को नहीं मारा था, तो उसे थप्पड़ ने कितना दुख पहुंचाया होगा। नोटिंग सिटी के वुहुन ब्रांच लौटकर बीबी डोंग गाड़ी से उतरी और मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने झट से खुद गाड़ी से कूदकर फिर उसका हाथ टाल दिया। उसने हाथ वापस खींचा, हल्की आह भरी और मुड़कर ब्रांच के अंदर चली गई। 10-15 मिनट बाद
1 ईयर क्लाउड रेड बीस्ट हवा में उठा और वुहुन सिटी की तरफ उड़ चला। उसकी चौड़ी पीठ पर बैठकर बीबी डोंग ने कहा, मुझे पकड़ ले वरना हवा में गिर जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा की तरह उससे चिपकने की जगह बस क्लाउड रेड बीस्ट का फर कसकर पकड़ लिया। ये देखकर बीबी डोंग के दिल में और बेचैनी बढ़ गई। बीबी डोंग के दिल में वो बेचैनी और गहरी हो गई और वो चुपचाप सोचती रही। उधर सप्लिकेंट हॉल में किंग क्वान डोलू बीबी डोंग के किनारे खड़े होकर नोटिंग सिटी का पूरा हाल सुना रहे थे। वही थे जो चुपके से मुझे रास्ता बताते थे। सारी बात सुनकर कियान दाओलियू की सुनहरी आंखों में चमक दौड़ गई। कियान दाओलियू ने मन में बीबी डोंग को बेवकूफ कहा, ये तो एकदम बेकार चाल चली है। वो चाहती है कि ये बच्चा यू शियाओगांग जैसे बेकार आदमी का शिष्य बने। उसकी थ्योरी तो वुहुन हॉल के हजारों सालों के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। कियान दाओलियू ने सोचा, यू शियाओगांग तो बस नाम चुराने वाला इंसान है। बीबी डोंग उसे शिष्य बनाना चाहती है। उसके दिल में क्या है दूसरों को पता नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। कियान दाओलियू ने किंग क्वान डोलुओ से कहा, बहुत मेहनत की, जाकर आराम करो। किंग क्वान डोलुओ ने हल्का सा हाथ हिलाया और हवा का झोंका बनकर गायब हो गया। कियान दाओलियू फिर सप्लिकेंट हॉल से निकलकर पोप के बेडरूम की तरफ चल दिए। उन्होंने सोचा, ये मौका है। ये बच्चा अब तक मेरा शिष्य नहीं बना, सारा कारण बीबी डोंग है। अब बीबी डोंग ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यू शियाओगांग के पास भेजना चाहा और ऊपर से उसे मार भी दिया तो बच्चे के दिल में जरूर नाराजगी होगी। इसी वक्त जाकर शिष्य बनाने का ऑफर देना सबसे सही समय है। आधे दिन की उड़ान के बाद बीबी डोंग मुझे लेकर वुहुन हॉल लौट आई। पोप के बेडरूम में हमेशा ठुकराने वाले मुझे देखकर उसका रवैया धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। वो मीठी मीठी बातें करके अपनी की हुई गलती सुधारना चाहती थी। बीबी डोंग ने कहा, देर हो रही है, जाकर नहा ले और आज रात मेन रूम में मेरे साथ सो जा। मैं फिर चुप रहा। पहले अगर मुझे पता चलता कि उसके साथ सो सकता हूँ तो मैं खुशी से उछल पड़ता, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ घिन थी। बीबी डोंग ने देखा कि मैं फिर से बिल्कुल बेजान हूँ तो उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। और भी बुरी बात, लुओचा गॉड की इनहेरिटेंस वाली उसकी ताकत भावनाओं को पहचानने में माहिर थी और उसने मेरे अंदर उठती एक बात साफ पकड़ी, ये बच्चा अब मुझसे नफरत करने लगा है। तभी एक पुरानी नरम आवाज आई, पोप महोदया। बीबी डोंग पीछे मुड़ी और देखा कियान दाओलियू धीरे धीरे बेडरूम में आ रहे हैं। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे गाल का लाल थप्पड़ का निशान देखकर उनकी आंखों में गुस्सा दौड़ गया। कियान दाओलियू ने सोचा, 6 विंग्ड एंजल वुहुन वाला ये बच्चा भले ही कियान खानदान का ना हो, लेकिन ये मेरा चुना हुआ शिष्य है। बीबी डोंग को इसकी इतनी बेशर्मी से पिटाई करने का हक नहीं है। बीबी डोंग ने ठंडी आवाज में पूछा, बड़े सप्लिकेंट, इतनी रात को क्या काम है? मुझे आराम करना है, कोई बात हो तो सुबह आकर कहिए। कियान दाओलियू का अचानक आना उसे बुरा लग रहा था। उसे लगा ये बूढ़ा एकदम गलत वक्त पर आया है। कियान दाओलियू ने हमेशा चुप रहने वाले मेरी तरफ देखा और फिर से शिष्य बनाने वाली बात उठाई। उन्होंने कहा, मैं पूछने आया हूँ, तूने सोचा कि नहीं, क्या तू मेरा शिष्य बनेगा? कियान दाओलियू ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, सप्लिकेंट हॉल के बाकी 6 सप्लिकेंट्स भी तेरे गुरु होंगे। सप्लिकेंट हॉल अपनी पूरी ताकत से तुझे साधेगा, क्या तू राजी है? बीबी डोंग ने ये सुनकर मन में तिरस्कार किया। 2 बार मना कर चुका है, फिर भी हार नहीं मानते। उसने ठंडी आवाज में तांगसान की जगह जवाब देना चाहा। बोली, बड़े सप्लिकेंट, वापस जाइए, वो आपका शिष्य नहीं बनेगा। तभी मेरे मुंह से 3 अचानक शब्द निकले, मैं राजी हूँ। बीबी डोंग जम गई। उसने झट से मुड़कर अपने इतने सालों से पाले हुए उस बच्चे को देखा। बीबी डोंग की आंखों में यकीन नहीं हो रहा था, उसके अपने पाले हुए बच्चे ने उसे धोखा दे दिया। मैंने सिर उठाकर कियान दाओलियू की तरफ देखा और सीधा उस स्तब्ध पोप के पास से निकल गया। मेरी हरी नीली आंखों में गंभीरता थी और मैंने एक एक शब्द करके दोहराया, मैं आपका शिष्य बनने को राजी हूँ। कियान दाओलियू ने लगातार 3 बार कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान थी और वो मुझे और पसंद करने लगे। कियान दाओलियू ने कहा, आज से तू मेरा शिष्य है और आगे चलकर सप्लिकेंट हॉल का वारिस। अगर बीबी डोंग पास में ना होती तो वो मुझे अभी सप्लिकेंट हॉल ले जाते। उन्होंने बीबी डोंग से कहा, पोप महोदया, जल्दी आराम कीजिए, कल सुबह तक इस बच्चे को सप्लिकेंट हॉल भिजवा दीजिएगा, मैं अब जाता हूँ। कियान दाओलियू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सा घमंड था। उन्होंने सोचा, यू शियाओगांग जैसे बेकार इंसान से पुरानी मोहब्बत जोड़ने के चक्कर में अपना बच्चा खो दिया, सच में बहुत बेवकूफी है। उसके लहजे का घमंड सुनकर बीबी डोंग के दिल में चिढ़ थी। उसने सोचा, बूढ़े, इसमें इतराने की क्या बात है? कियान दाओलियू को जाते देखकर उसने हाथ घुमाया और अदृश्य ताकत से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बीबी डोंग मुड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बुरा था और गहरी आवाज में पूछा, तूने कियान दाओलियू का शिष्य बनना क्यों चुना? मैंने कहा, चीजें 3 बार से ज्यादा नहीं चलती। मैंने 2 बार बड़े सप्लिकेंट को मना कर दिया। मैंने कहा, तीसरी बार किसी भी हालत में मना नहीं कर सकता था। मैंने सिर उठाकर सीधा उसे देखा। मेरी बचकानी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी।
चेहरे पर ना खुशी थी ना गम, बिल्कुल बेजान। वो अजनबी जैसी नजरें, वो नजरें सुइयों की तरह बीबी डोंग के दिल में चुभ गईं, जिससे उसकी सांसें अटक गईं। उसे आखिरकार पक्का हो गया, ये बच्चा अब उससे दिल ही दिल में दूर हो चुका है, और सब कुछ उसी एक थप्पड़ की वजह से। जितना सोचा उतना पछतावा हुआ। उसे वो जल्दबाजी वाला काम नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा कि वो बहुत देर चुप है, तो मैंने झुककर कहा, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। और उसका जवाब ना आने देकर मैं मुड़कर साइड रूम लौट आया। साइड रूम में आकर मैंने अपने मारे हुए गाल को छुआ, जहां अब भी हल्का सा दर्द था। मेरी आंखें धीरे धीरे कठोर और पक्की हो गईं। मैंने मन में कसम खाई, ये थप्पड़ याद रखूंगा, आज की बेइज्जती याद रखूंगा, और आगे चलकर ये सब तांगसान और यू शियाओगांग को 100 गुना 1000 गुना लौटाऊंगा। मुझे साधना करनी है, सबसे ताकतवर बनना है और बीबी डोंग से भी आगे निकलना है। जब ताकत काफी होगी तो क्या नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि वुहुन अकादमी में जाकर ची मिंग 9 हेवेंस चार्ट साधूंगा ताकि बी डोंग सवाल ना करे, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं। चिमिंग 9 हेवेंस चार्ट के पहले 3 स्टेज तो मेरे दिमाग में पहले से ही बसे हुए हैं। मैंने ऊपर का कपड़ा उतारा, धीरे से आंखें बंद की, दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए और फिर दूर की तरफ झुककर सलाम किया। ये है सन सैल्यूट। एक एक मूव चार्ट के हिसाब से किया। हर मूव में एक रहस्यमयी पुरानी सी रवायत थी, जैसे कोई अजीब सी पूजा वाला नाच हो। भले ही मैं जिन्निंग जैसा नहीं था जिसके पास नुआ चार्ट से साधना करने का तरीका था, लेकिन मेरी 2 जिंदगियों की आत्मा की ताकत, ऊपर से बीशे सैन हुआ आंखों का साथ, मेरी ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए चीमिंग 9 हेवेंस चार्ट की साधना मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, और सिस्टम का दिमाग में डाला हुआ ज्ञान भी था, तो काम और भी आसान हो गया। आखिरी मूव के बाद मैंने गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथ सामने हवा में फैलाए, जैसे एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज हो। साइड रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मुझे लगा मेरी आत्मा दुनियाओं की दीवारें पार करके दोलुओ कॉन्टिनेंट से बाहर निकल गई। मैं लगातार आगे आगे बढ़ता रहा और आखिर में एक बहुत बड़े अंतहीन खालीपन में गिर गया। उस खालीपन की गहराई में 2 बहुत पुराने, कभी न बुझने वाले सबसे ऊंचे सितारे चुपचाप चमक रहे थे। एक था विशाल आग वाला सितारा, जिसकी सतह पर आग की लपटें उठ रही थी। आग की लहरें परत दर परत फूट रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा आग का गोला हो जो अनगिनत दुनियाओं को रोशन कर रहा हो। और दूसरा था बर्फ और ठंड से भरा हुआ, जिसकी चुभती ठंड चारों तरफ फैल रही थी और ठंडी चांदनी हर जगह छाई हुई थी। ये थे 2 सबसे पुराने टॉप सितारे, सूरज और चांद। कितना खूबसूरत, कितना शानदार। इन दोनों सितारों को देखकर मेरा दिल कांप गया, मेरी आंखें उन पर ही अटक गईं। भले ही मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस हालत में हूँ, लेकिन इतना पक्का था कि मैं अब दोलुओ दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि दोलुओ दुनिया के उस बेकार वाले वर्ल्ड रूल से ऐसे टॉप सितारे पैदा ही नहीं हो सकते। उधर मेन रूम में बीबी डोंग के खूबसूरत चेहरे पर झिझक थी। वो साफ महसूस कर रही थी, जो बच्चा कभी उस पर पूरी तरह निर्भर था, वो अब उससे दूर होता जा रहा है। ये वो नहीं चाहती थी, ये उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा था। उसे मानना पड़ा, तांग सान को शिष्य बनाने के पीछे उसका अपना स्वार्थ था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि बच्चा इतना विरोध करेगा और हालात ऐसे बन जाएंगे। बीबी डोंग ने सोचा, नहीं, मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। वो उठकर साइड रूम की तरफ चल दी, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे कुछ अजीब लगा। कमरे में 2 अलग अलग ताकतें आपस में मिल रही थीं, एक गर्म एक ठंडी, जो उसके अंदर की सोल पावर को भी दबा रही थीं। वो तेजी से अंदर गई और सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। पूरा साइड रूम रोशनी से भरा हुआ था। सुनहरी और चांदी की रोशनी आपस में चमक रही थी, बहुत शानदार। जलती हुई सूरज की रोशनी और ठंडी चांद की रोशनी मेरे छोटे से शरीर के चारों तरफ घूम रही थी और धीरे धीरे मेरी हथेली में जमा हो रही थी। मेरे बाएं हाथ के ऊपर एक चीज तैर रही थी। मेरे बाएं हाथ के ऊपर एक छोटा सा धुंधला सा चांद का सितारा तैर रहा था, जिससे चुभती हुई ठंड फैल रही थी। और दाएं हाथ के ऊपर एक छोटा सा धुंधला सा सूरज का सितारा था, जिसके चारों तरफ सुनहरी दिव्य आग लिपटी हुई थी। वो सूरज इतना गर्म था कि बर्दाश्त नहीं होता था। चारों तरफ की रोशनी से घिरे मेरे चेहरे पर गंभीरता थी और मेरा भाव बहुत ही श्रद्धा भरा था। चिमिंग 9 हेवेंस चार्ट की शुरुआत के 3 स्टेज होते हैं। मेरी 2 जिंदगियों की ताकतवर आत्मा और सिस्टम के दिमाग में डाले गए ज्ञान के दम पर मैं पहले ही तीसरे स्टेज तक पहुंच चुका था। एक हाथ में चांद, दूसरे में सूरज। लेकिन मंग हुआंगजी में जी निंग के चांद पर रहने वाले खरगोश और सूरज पर रहने वाले सुनहरे कौवे वाले टॉप स्टेज से मेरी तुलना अभी बहुत दूर थी, क्योंकि मेरे चांद और सूरज अभी शुरुआत में ही हैं, अभी भी धुंधली हालत में हैं। ये सारा दृश्य बीबी डोंग की आंखों के सामने था, जिसे देखकर वो दंग रह गई। बीबी डोंग के दिल में बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, ये आखिर क्या हो रहा है। भले ही वो वजह नहीं जानती थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि लड़ाई में हथियार फेंकने वाला तरीका हो या आज की ये दिव्य सी दृश्य, दोनों ही बताते हैं कि उसके पाले हुए बच्चे में कुछ ऐसा राज छिपा है जो वो नहीं जानती। बी डोंग की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं
उसे लगा जैसे उसे धोखा दिया गया है। उसके दिल में कड़वाहट और बढ़ती जा रही थी। साइड रूम में मैं उस अंतहीन रोशनी में नहा रहा था। आंखें बंद किए घुटनों के बल बैठा था। दोनों हाथ सामने फैले हुए थे। एक हाथ में चांद का सितारा, दूसरे में सूरज का सितारा। मेरी हथेलियों पर तैरते उन दो धुंधले टॉप सितारों से लगातार ताकत आकर मेरे छोटे से शरीर में घुस रही थी। चांद और सूरज की ताकत मेरे शरीर में बह रही थी और मेरे हर भूखे सेल उसे सोख रहे थे। मेरी हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि अंदर के अंग भी बदल रहे थे। मेरी त्वचा पर पहले बर्फ की परत जमती, फिर वो जलती हुई गर्मी से पिघल जाती। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। दो बिल्कुल उल्टी चीजें मेरे शरीर पर बारी बारी से हो रही थीं। बीबी डोंग चुपचाप हैरान होती रही, क्योंकि ये बिल्कुल आम ध्यान जैसा नहीं लग रहा था। बस बैठने का अंदाज ही कितना खास था, ऊपर से ये अजीब सी दिव्य दृश्य। खासकर मेरी हथेली पर तैरते उन दो धुंधले गोलों से उसे एक खौफनाक दबाव महसूस हो रहा था। चांद और सूरज की ताकत धीरे धीरे घुसती रही, यहाँ तक कि मेरी नाजुक सफेद पीठ पर भी बदलाव आने लगा। बाईं तरफ चमकती हुई चुभती ठंडी चांदनी धीरे धीरे बहकर एक तस्वीर बनने लगी और दाईं तरफ सुनहरी रोशनी घूमकर जलते हुए सूरज की ताकत से एक और तस्वीर बन गई। मेरी पीठ के इन अजीब बदलावों को देखकर बीबी डोंग और भी हैरान हो गई। बीबी डोंग ने मेरे बारे में सोचा। उसे पहले से शक था कि मैं आसमान से गिरा था, शायद दिव्य क्षेत्र से आया हूँ। क्या सच में ऐसा ही है? उसने कभी नहीं देखा था कि कोई सोल मास्टर ऐसे साधना करता हो, बीबी डोंग ने सोचा। या फिर ये सोल पावर की साधना है ही नहीं, बल्कि कोई और ताकत का सिस्टम है। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। मेरी साधना आखिर में पहुंच रही थी और मेरी पीठ की दोनों तस्वीरें थोड़ा साफ दिखने लगीं, लेकिन वो मंग हुआंगजी में जी निंग वाली दिव्य तस्वीरों से अलग थीं। मेरा चांद वाला दिव्य निशान एक पेड़ जैसी तस्वीर बन गया और सूरज वाला दिव्य निशान एक ड्रैगन जैसा निशान बन गया। पेड़ वाला निशान चांद के महल का चांदनी पेड़ था और ड्रैगन वाला सूरज के महल का सुनहरा ड्रैगन था। जब साधना खत्म हुई तो मेरे शरीर के आसपास के दिव्य निशान और वो अंतहीन रोशनी दोनों गायब हो गईं। मेरे शरीर में उमड़ती हुई ताकत को महसूस करके मैं खुद हैरान था। चिमिंग 9 हेवेंस चार्ट से पहले की तुलना में मेरी ताकत कम से कम 2-3 गुना बढ़ गई थी। दुनिया की नंबर 1 बॉडी ट्रेनिंग तकनीक सच में कमाल की है। अगर मैं सियान बन पाया तो क्या मैं टाइटल डोलुओ से भी टक्कर ले सकूंगा। लेकिन अफसोस, मेरी सोल पावर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। लगता है बॉडी ट्रेनिंग का तरीका सोल पावर की साधना में मदद नहीं करता। मैंने लंबी सांस छोड़ी और महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर बीबी डोंग की उलझन भरी नजरें थीं। मेरा चेहरा, जो अभी थोड़ी खुशी दिखा रहा था, फिर से बेजान हो गया। मैंने पूछा, इतनी रात को आपने आराम नहीं किया? मेरे पास किस काम से आईं? मेरी आवाज में दूरियां थीं और मेरी नजरें किसी अजनबी को देखने जैसी ठंडी थीं। यहाँ तक कि मेरा बुलाने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया था। ये देखकर बीबी डोंग के दिल में दर्द हुआ और उसके दिल में हजारों भावनाएं उमड़ आईं। बीबी डोंग के दिल में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके गुलाबी होंठ हल्के खुले। कुछ कहना चाहा, लेकिन बात गले में ही अटक गई। आखिर में उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस देखा कि तू सोया या नहीं। बीबी डोंग ने कहा, जल्दी आराम कर, कल सुबह तुझे सप्लीकेंट हॉल भेज दूंगी। इतना कहकर वो मुड़ गई। उसके दिल में हजारों उलझनें थीं। जब भी उसे याद आता कि ये सब उसके गुस्से में दिए गए थप्पड़ की वजह से हुआ, उसका पछतावा और बढ़ जाता। मैंने उसकी जाती हुई पीठ देखी। मेरी नजरें ठंडी थीं, पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर सो गया। ये रात दोनों के लिए बहुत मुश्किल भरी थी। मैं और बीबी डोंग दोनों ही करवटें बदलते रहे। दोनों के ख्याल अलग अलग थे, लेकिन दोनों के दिमाग में वही एक बात घूम रही थी। अगले दिन सुबह रोशनी आई। सुनहरी रोशनी गेहूं जैसी पूरे महल में फैल गई। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हर किसी का दिल अच्छा नहीं था। बीबी डोंग भी किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। बीबी डोंग ने फिर से अपनी पोप वाली ड्रेस पहन ली, सिर पर शाही मुकुट सजाया। उसके खूबसूरत ठंडे चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, बहुत शानदार और गंभीर लग रही थी। उसके हाथ में पोप की छड़ी थी, जैसे सबसे ऊंची ताकत वाली रानी हो, लेकिन उसके चारों तरफ हजारों मील दूर रखने वाली ठंड फैली थी। जैसे वो चुपचाप कह रही हो, मेरा मूड खराब है, कोई पास मत आना, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सुबह सुबह आए यूए और गुई डोलुओ बहुत उलझन में थे। यूए और गुई डोलुओ ने सोचा, आज फिर पोप को किसने नाराज किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता बिल्ली को मार डालती है। जब मैं बाहर आया, बीबी डोंग की लाल भूरी आंखों में हल्की सी लहर आई। उसने नरम आवाज में कहा, शियाओ मान, चलो। उसने रात भर सोचा था, शायद उसने ज्यादा सोचा है। मुझे बस वो थप्पड़ याद है, बच्चों की जिद है, थोड़ा प्यार दिखाओ तो कुछ दिनों में फिर से पहले जैसा चिपकू बन जाएगा। बी डोंग को लगा मैं सिर नीचा किए चुपचाप चल रहा हूँ, तो ये सिर्फ नाराज बच्चे जैसा लग रहा है। ये देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। बीबी डोंग ने खुद को समझाया, बस थोड़ा वक्त दो, फिर सब ठीक हो जाएगा।
इसी सोच में उसकी घबराहट पूरी तरह शांत हो गई। हालांकि मेरा कियान दाओलियू का शिष्य बनना उसे शुरू में बहुत बुरा लगा था, लेकिन बीबी डोंग ने सोचा उस थप्पड़ ने बच्चे के दिल को जरूर चोट पहुंचाई है, तो ये बात बराबर मान ली। जब मुझे यू शियाओगांग का शिष्य बनना पसंद नहीं है तो वो भी जबरदस्ती नहीं करेगी। सच में बीबी डोंग कियान दाओलियू से और एंजल खानदान से नफरत करती थी, लेकिन उसे मानना पड़ा पूरे कॉन्टिनेंट में सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन को कियान दाओलियू से बेहतर कोई नहीं समझता, तो बच्चे को उसी बूढ़े के हाथ सिखाना ही सबसे सही है। बीबी डोंग ने सोचा कियान दाओलियू के अपने हाथों से सिखाया हुआ शिष्य आगे चलकर एंजल खानदान को ही खत्म करेगा। जब ये सोचकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। उधर सप्लिकेंट हॉल में कियान दाओलियू पहले से इंतजार कर रहे थे। लुओचा गॉड की इनहेरिटेंस वाली बीबी डोंग जो एंजल खानदान से नफरत करती थी, वो सप्लिकेंट हॉल में घुसना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ की रोशनी वाली दिव्य आभा से उसे तकलीफ होती थी। उसने मुस्कुराकर नरम नजरों से प्यार भरे अंदाज में पीछे खड़े मुझसे कहा। बीबी डोंग ने कहा, अंदर जा, मैं यहीं तक छोड़ती हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, सीधा अंदर चला गया और उसे वहीं छोड़ दिया। बीबी डोंग की मुस्कान जम गई। बीबी डोंग ने दिल में खुद को समझाया, कोई बात नहीं, बच्चा नाराज है, थोड़े दिनों बाद गुस्सा उतरते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। उधर अंदर ऊंचे और शानदार एंजल गॉड की मूर्ति के नीचे एक आदमी सुनहरे एंजल कवच में सिर झुकाए खड़ा था, और वो थे कियान दाओलियू। मैं बड़े सप्लिकेंट से 3 मीटर दूर रुका, आदर से झुककर सलाम किया और मेरे बचकाने चेहरे पर श्रद्धा साफ दिख रही थी। मैंने कहा, गुरुजी। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया, दिल में तारीफ की, ये बच्चा अच्छा है। कियान दाओलियू ने किनारे हटकर जगह दी ताकि मैं सीधा एंजल गॉड की मूर्ति के सामने खड़ा हो सकूं, और उनकी आवाज गंभीर हो गई। बच्चे, तेरे पास सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन है। कियान दाओलियू ने कहा, ये एंजल गॉड का दिया हुआ उपहार है। हर एंजल वुहुन वाले सोल मास्टर को सबसे पवित्र दिल से एंजल गॉड पर भरोसा करना चाहिए। घुटने टेक, सामने हाथ में पवित्र तलवार लिए रोशनी की आग में लिपटी एंजल गॉड की मूर्ति को देखकर मैंने एक पल भी झिझके बिना आदर से एक घुटना टेका और मेरे बचकाने चेहरे पर श्रद्धा झलक आई, जैसे एंजल गॉड की मूर्ति ने मेरी आभा महसूस की हो। मेरे शरीर में चुप पड़ा सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन खुद ब खुद जाग गया और मूर्ति को कोई इशारा करने लगा, जैसे दोनों के बीच एक पुल बन गया हो। उस सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन के खिंचाव से सप्लिकेंट हॉल में सालों से खड़ी एंजल गॉड की मूर्ति ने हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ी, और वक्त के साथ वो रोशनी और तेज होती गई। आखिर में एक सुनहरे चमकते सूरज जैसी बन गई। उस रोशनी ने पूरे सप्लिकेंट हॉल को रोशन कर दिया। ये देखकर किनारे खड़े कियान दाओलियू का चेहरा बदल गया। उनकी सुनहरी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने सोचा, इतनी जल्दी एंजल गॉड ट्रायल ट्रिगर हो गया। जैसे सी गॉड आइलैंड के हर तरह के ट्रायल्स होते हैं, हर एंजल वुहुन वाला सोल मास्टर आकर एंजल गॉड की मूर्ति के सामने ट्रायल देता है। जो भी ट्रायल पूरा करता है उसे एंजल गॉड का इनाम मिलता है। एंजल गॉड के ट्रायल्स सी गॉड के ट्रायल्स जैसे ही होते हैं, वो भी येलो, पर्पल, ब्लैक, रेड 4 लेवल में बटे होते हैं, और सबसे ऊपर एंजल 9 ट्रायल्स होते हैं। लेकिन एंजल गॉड का ट्रायल आसानी से ट्रिगर नहीं होता। कियान दाओलियू ने सोचा, क्या ये बच्चा एंजल 9 ट्रायल्स ट्रिगर कर चुका है? मैं भी सामने का नजारा देखकर हैरान था। बस एक बार घुटना टेका, इतना बड़ा हंगामा क्यों हो गया? मूर्ति पर जलती दिव्य सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एक सुनहरे छोटे सूरज में बदल गई, जो चारों तरफ रोशनी बिखेर रहा था, और उसमें जबरदस्त दबाव था। उसमें रोशनी के नियम घूम रहे थे, अंधेरा भगा रहे थे और बुराई को साफ कर रहे थे। कियान दाओलियू की हैरान भरी नजरों के सामने वो सुनहरा सूरज धीरे धीरे नीचे आया, मेरे माथे पर रुका और फिर मेरे माथे में घुल गया। जैसे ही सुनहरा सूरज माथे में घुला, मेरे अंदर का सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन खुद ब खुद अटैच हो गया। मेरी पीठ से सफेद एंजल पंखों की एक जोड़ी निकलकर खुल गई, जिसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी थी। और फिर अचानक एक और बदलाव आया। मेरे पंख जड़ से शुरू होकर धीरे धीरे एकदम सुनहरे हो गए। हर पर एक शुद्ध सुनहरा रंग चढ़ गया। वो सुनहरे पंख जैसे सोने से बने हों, चमकते हुए, बिल्कुल पवित्र और अनजाने। और मेरे पैरों के नीचे से एक सुनहरा सोल रिंग उठा, जिसके किनारे पर नक्काशी थी। उस रिंग पर एंजल के निशान बने थे और उसमें रोशनी की आभा घूम रही थी। बीच में एक तलवार की परछाई चमकती दिख रही थी। जैसे जैसे सुनहरा सूरज मुझ में घुलता गया, मेरे माथे पर एक शुद्ध सुनहरा एंजल निशान उभर आया और रोशनी के नियम धागों की तरह मेरे बालों और आंखों तक फैल गए। मेरे बाल और पुतलियां चमकदार सुनहरी हो गईं और मेरा बचकाना चेहरा और भी खूबसूरत और निखरा हुआ लगने लगा। मैं बिल्कुल सुनहरे बालों वाला एक प्यारा सा बच्चा बन गया था। कियान दाओलियू ने ये सब देखा। उनकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कियान दाओलियू भी समझ नहीं पा रहे थे, ये आखिर एंजल 9 ट्रायल्स है या नहीं। कुछ देर बाद एंजल गॉड की मूर्ति फिर से पहले जैसी हो गई। मेरे चारों तरफ की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे हट गई और सिक्स विंग्ड एंजल वुहुन अटैच भी बंद हो गया। मेरा रूप पहले जैसा हो गया
और माथे का एंजल निशान भी गायब हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरी हरी नीली आंखों में एक चमकदार सुनहरी चमक झलक कर गायब हो गई और फिर मेरे चेहरे पर उलझन आ गई। मैंने सोचा, ये आखिर क्या हुआ? कियान दाओलियो जैसे शांत इंसान भी अब शांत नहीं रह सके। वो जानना चाहते थे कि उनका नया शिष्य आखिर एंजल 9 ट्रायल्स दे रहा है या नहीं। कियान दाओलियो ने पूछा, श्याओ मान, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, गुरुजी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। मैंने सिर उठाकर एंजल गॉड की मूर्ति देखी और थोड़ी नाराजगी से सोचा, इतना बड़ा हंगामा करवाया, सोचा एंजल 9 ट्रायल्स होगा, लेकिन निकला एंजल ट्रायल। कियान दाओलियो ने बताया, ये एंजल ट्रायल है, गॉड इनहेरिटर का रक्षक बनना है और गॉड इनहेरिटर को एंजल 9 ट्रायल्स पूरे करने में मदद करनी है। इनाम के तौर पर मुझे 6 विंग्ड एंजल वुहन के रिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर ब्रेक थ्रू पर एंजल गॉड मुझे सबसे सही रिंग देगा। कियान दाओलियो ने कहा, जब एंजल गॉड का इनहेरिटर गॉड बन जाएगा तो मैं भी उसके साथ दिव्य क्षेत्र चला जाऊंगा। लगता है एंजल गॉड ने अपना इनहेरिटर पहले से तय कर रखा है। मेरी पूरी बात सुनकर कियान दाओलियो को बहुत हैरानी हुई। इतना बड़ा हंगामा, लेकिन निकला एंजल 9 ट्रायल्स नहीं बल्कि रक्षक वाला ट्रायल, और उसका इनाम भी इतना शानदार था। कियान दाओलियो ने अपनी हैरानी रोककर गंभीर और जरूरी भाव से एंजल 9 ट्रायल्स की बात की। कियान दाओलियो ने कहा, एंजल गॉड का पोजीशन इनहेरिट करके दिव्य क्षेत्र जाना है और इनाम में हर 100 साल में एक बार ड्रॉ और लाइट रूल्स का एक हिस्सा मिलेगा। मैं राजी हूँ। मेरे बचकाने चेहरे पर गंभीरता थी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। भले ही सिस्टम का टास्क ना हो, मैं पूरी ताकत से कियान रेनशुए को गॉड बनने में मदद करूंगा और फिर उस नकली खून वाले तांग सान को खत्म करूंगा। मेरा जवाब सुनकर कियान दाओलियो खुशी से मुस्कुरा दिए। भले ही वो पक्का नहीं जानते थे कि एंजल गॉड का इनहेरिटर कौन है, लेकिन सबसे ज्यादा हकदार तो उनकी नातिन कियान रेनशुए ही है। ये सोचकर कियान दाओलियो ने तय किया, कुछ दिनों में कियान रेनशुए को वापस बुलाकर मुझसे मिलवाएंगे ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। अगर हो सके तो वो मेरी और कियान रेनशुए की शादी भी करवाना चाहते थे। पहले उन्हें शक था कि मैं बीबी डोंग और कियान शुंजी का बच्चा हूँ, लेकिन इन दिनों के संपर्क में उन्हें मुझ में कोई खून का रिश्ता महसूस नहीं हुआ। कियान दाओलियो ने खास तरीकों से जांच भी की और पक्का कर लिया कि मैं कियान खानदान का वंशज नहीं हूँ। मुझ में जरा भी कियान खून नहीं है, लेकिन अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कियान दाओलियो के दिल में एंजल गॉड सबसे ऊपर है और जब से मैं एंजल गॉड का तय किया हुआ रक्षक हूँ, वो सप्लिकेंट हॉल के सारे रिसोर्सेज मुझ पर लगा देंगे। फिर कियान दाओलियो ने गंभीरता से समझाया, याद रखना, बीबी डोंग को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने एंजल ट्रायल लिया है और तू एंजल गॉड का भविष्य का रक्षक है, क्योंकि बीबी डोंग के बारे में जितना वो जानते हैं, उस औरत को पता चलते ही वो बिना सोचे मुझे मार डालेगी।